बनकर आई हूँ दिल वालों की दिल्ली की आवाज। मुस्कुराकर करती हूँ इस कार्यक्रम का आगाज। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और बराबर वालों को हेलो यार। मैं ध्वनि आप सबका अपने YouTube चैनल संगीत की ध्वनि पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज से मैं अपने चैनल पर एक नया शो शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है जो तू मेरा हमदर्द है। इस शो के पहले दिन के पहले एपिसोड को लेकर मैं आप सब के लिए हाजिर हूँ। अब तक मैं हमेशा अपने मन की बातें आप सबसे शेयर करती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के दिल की बातें जानना चाहूंगी। बेशक मैं आपको नहीं दिखूंगी, पर आपकी बातें उन तक जरूर पहुंचाऊंगी जिन तक आप पहुंचा नहीं पा रहे। इट्स टाइम टू मेक देम फील स्पेशल। हम उन्हें स्पेशल फील कराएं अपने जेस्चर से। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, दिल की आवाज दिल तक तो पहुंच ही जाएगी। और ये लो, मैसेज आने शुरू भी हो गए। पहला मैसेज है पटना से शाश्वत राज का। वो अपने माता पिता को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम शो सेम चैनल। आखिर में मैं अपने किसी अपने को एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। एक लड़का वो शो सुन रहा था और गाना सुनते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी ध्वनि अपना शो खत्म करके कमरे से बाहर आकर उस लड़के के बगल में बैठ जाती है और उससे पूछती है, गाना कैसा लगा? वो लड़का प्यार से कहता है, वैसे ये गाना तो तुम मुझे सामने बैठकर भी सुना सकती थी ध्वनि। बिल्कुल सुना सकती थी, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। जेस्टर मिस्टर समीर शर्मा, जेस्टर। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ध्वनि और समीर दिल्ली में एक ही IT कंपनी में काम करते थे और 2 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी। ध्वनि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, लेकिन ये वजह उनके रिश्ते को कभी कमजोर नहीं कर पाई। कुछ ही दिन पहले मिली प्रेगनेंसी की खबर से ध्वनि ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो सिर्फ अपना YouTube चैनल चलाती थी। समीर ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। वहीं हम देखते हैं ध्वनि और समीर की दुनिया से काफी दूर दिल्ली में एक और परिवार रहता था। एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और ध्वनि का शो मोबाइल पर सुन रहा था। ये गाना मेरा फेवरेट है और इस लड़की की आवाज कितनी अच्छी है। इसे तो किसी सिंगिंग कंपटीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है और उधर से एक लड़की की आवाज आती है, करण कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू हो अंजलि, मुझे तो कोई भी कॉल शो नहीं हो रही। एनीवेज, क्या कर रही थी? वो थोड़ा उदास हो जाती है। दुखी क्यों हो रही हो यार? 4 साल पुराना प्यार है, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। वैसे भी इंतजार से प्यार बढ़ता है, ये तो सुना ही होगा तुमने। तब तक बाहर से करण की माँ उसे आवाज देती है, हाँ मम्मा आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तुम भी जाओ, मम्मा बुला रही है। अच्छा सुनो। हाँ। आई लव यू। लव यू टू, बाय। करण बाहर गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है उसके मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ मम्मा? आजा खाना खा ले आके, तेरा फेवरेट हांडी पनीर बनाया है। करण पीछे से जाकर अपनी मम्मी के गले लग जाता है। अंजलि कैसी है? काफी समय हो गया है उससे बात किए हुए। ठीक है, अब जब भी उससे बात होगी तो मैं कहूँगा उससे कि आपको फोन कर ले। ठीक है। करण का खुद का एक IT स्टार्टअप था दिल्ली में ही, जिसे उसने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। अंजलि भी उससे पूरी मदद करती थी। वो एक ऑर्फनेज में बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाती थी।
करण और अंजलि एक ही कॉलेज से पास आउट थे। दोनों की मुलाकात 6 साल पहले कॉलेज में हुई थी। वहीं उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हम देखते हैं एक बच्चा जिसकी एज 1.5 साल होगी, घर में सीढ़ियां चढ़ के छत पर जा रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आयु। वो बच्चा पीछे पलटकर देखता है और हंसने लगता है। वहीं उसकी माँ खड़ी थी, उसका नाम सपना था। सपना आयु को गोद में उठाती है। अच्छा बदमाश, मम्मा को डराएगा। तब तक पीछे से अमन आ जाता है। क्या बात है, माँ बेटे में क्या चल रहा है? देखो ना आयु को, जब से चलना शुरू किया है उस दिन से मेरा दिन भर का यही काम हो गया है। ये छुपता है और मैं ढूंढती हूँ। अमन आयु को गोद में लेते हुए, क्यों आयु, मम्मा जो कह रही है वो सही है? आयु उसके गले लग जाता है, पापा पापा कहते हुए। तीनों एक फैमिली हग करते हैं। अमन, सपना और उनके बेटे आयु का एक खुशहाल परिवार था। अमन का रियल एस्टेट का बिजनेस था, वहीं सपना का ऑनलाइन बेकरी बिजनेस था। वो केक्स, पेस्ट्रीज और कुकीज के ऑर्डर लिया करती थी। 3 परिवार जिनके अलग अलग हैं किस्से, फिर भी एक ही कहानी के हैं ये 3 हिस्से। ध्वनि किचन में काम कर रही थी कि तभी समीर वहाँ आता है। ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। तुम कोई बात क्यों नहीं मानती हो? कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें ऐसी हालत में काम करने से। तुम आराम क्यों नहीं करती? मेड आकर खाना बना देगी। आज वो छुट्टी पर है ना। वो छुट्टी पर है तो मैं बना दूंगा, तुम क्यों बनाने लगी? हटो। समीर ध्वनि को हटाकर खुद खाना बनाने लगता है। ध्वनि उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। आदत बिगाड़ दी है तुमने तो मेरी। पहली बात, ऐसा कभी नहीं होगा कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं ना हूँ। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। और दूसरी बात, बहुत बिगड़ गई हो तुम, इसीलिए तुम्हें सुधारने के लिए आगरा जा रहे हैं हम लोग। मतलब? मम्मी का फोन आया था। जब से उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जूही और पापा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो सब चाहते हैं कि हम वहां आ जाएं ताकि तुम्हारी देखभाल ठीक से हो सके। यहाँ तो तुम मेरी बात मानती नहीं और मुझे भी टेंशन लगी रहती है तुम्हारी। मैंने तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, तो ऑफिस की भी टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अच्छा किया, मेरा भी सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। वैसे भी बेबी को तो भी अपनी दादी दादा और बुआ से मिलने का हक है। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है। समीर उसे देखकर मुस्कुराता है और गले लगा लेता है। कब जा रहे हैं हम लोग? 2 हफ्ते बाद। तब तक यहाँ के जो काम है वो खत्म कर लूँ मैं। ठीक है, अभी खाना खाएं चलकर। चलो। दोनों किचन से डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अंजलि ऑर्फनेज में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही थी। जो कुछ भी मैं तुम लोगों को यहाँ सिखाकर जाती हूँ, तुम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं? वहाँ खड़े बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, हाँ दीदी, जब यहाँ बनी कंप्यूटर लैब खुलती है तो हम सब प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो आप कुछ बताती हो हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेते हैं ताकि याद बना रहे। वेरी गुड। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे ना तो देखना एक दिन तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कामयाबी चाहे कितनी आ जाए, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आती है। करेक्ट। कामयाब होना और अच्छा इंसान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अच्छे इंसान होगे तो एक ना एक दिन कामयाब अपने आप हो जाओगे। उसके सामने करण खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े बच्चों में से एक बच्ची दौड़कर करण के गले लग जाती है। आप कितने दिनों बाद आए करण भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। करण उस बच्ची के गाल पर किस कर लेता है। मैंने पीहू को मिस किया और बाकी सबको भी, पर लगता है आपकी दीदी मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती। वो ये कहकर अंजलि और बाकी बच्चों के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, बस मन किया सबसे मिलने का तो आ गया। अंजलि बच्चों की तरफ देखती है और कहती है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है? ओके दीदी। उनमें से एक बच्चा बोलता है, भैया दीदी अब कुछ खेलो ना हमारे साथ, हमेशा की तरह। पक्का खेलता, पर मुझे आज कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा, और तुम्हारी दीदी को भी ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम पक्का। सारे बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। करण अंजलि क्लास से बाहर आकर गार्डन में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। क्या बात है, ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना, तो यहाँ कैसे? कुछ अर्जेंट था क्या? हाँ, कुछ बताना था तुम्हें। क्या? मेरे सिंगापुर का प्लान फाइनल हो गया है। कब जाना है? इस हफ्ते। और वीजा वगैरह? सब हो गया है। वापस कब तक आओगे? 2 हफ्ते बाद। अंजलि थोड़ा सा उदास हो जाती है। उदास क्यों हो रही हो? 2 हफ्ते की ही तो बात है बस, फिर सीधा आऊंगा तुम्हारे घर बैंड बाजे के साथ। दूरियां प्यार को और गहरा करती हैं। मैं 2 हफ्ते कैसे बिताऊंगी तुम्हारे बिना? मुझे याद कर करके। अगर मुझे वहाँ हिचकियाँ नहीं आई तो नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे, समझी? तो मुझे याद से मिस करना तुम। उसकी बातें सुनकर अंजलि हंसने लगती है।
अच्छा, तो जनाब मुझे मिस करने का काम देकर जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, होने वाला हस्बैंड हूँ तुम्हारा, बात माननी पड़ेगी। जो हुक्म। और कुछ? हाँ, घर चल रही हो अभी तुम मेरे साथ, मम्मा ने बुलाया है, शादी से रिलेटेड शायद कुछ बात करनी है उन्हें। ओके चलो। वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी वहाँ अनाथालय की मैनेजर मिसेस पाटिल आ जाती हैं। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों का प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू बोथ। अंजलि और करण के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एक तरफ अमन और सपना अपने छोटे से बेटे आयु जो बेड पर सो रहा था उसे देख रहे थे। अमन, आयु के आने के बाद हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है ना? हाँ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। बिजनेस में इतने लॉस के बाद मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों तक ने हाथ खींच लिए थे। अगर तुम ना होती तो शायद। कैसे ना होती? तुम्हें जरूरत हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तुम कभी कहने नहीं देती, पर आज रोकना मत कहने से। क्या? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरा साथ देने के लिए तुमने ऑनलाइन बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया, दिन रात मेहनत करी, मुझे हिम्मत दी। उसी का नतीजा है जो आज हम दोबारा से एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। ये क्या? मुझे तो लगा था आई लव यू बोलोगे। तुमने तो थैंक यू बोलकर सारी बात ही खत्म कर दी। एक बार क्या, मैं तो हर वक्त तुम्हें आई लव यू बोल सकता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों सोते हुए आयु की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं वी लव यू। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी ये तीन परिवार खुशियां बिखेर रहे थे और नई यादें बना रहे थे अपने अपनों के साथ। आज करण को सिंगापुर के लिए निकलना था। अंजलि भी उसके घर आ गई थी। उसकी माँ उसे टीका लगाती है और आरती करती है। वो भी अपने माँ पापा के पैर छूता है। चलता हूँ मम्मा, आप दोनों अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। वो उनके गले लग जाता है। अंजलि मेरे साथ एयरपोर्ट चल रही है, वहीं से वो अपने घर चली जाएगी। ठीक है बेटा। करण अंजलि दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में करण की फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो सिंगापुर चला जाता है। अंजलि भी उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ समीर और ध्वनि भी आगरा जाने की तैयारी कर रहे थे। डिलीवरी के बाद ही अब उनका वापस दिल्ली आने का प्लान था। इसी वजह से काफी सारे काम निपटाने थे उन्हें। मैंने सोसाइटी के ऑफिस में बात कर ली है कि वो ओनर से बात करें कि हम परमानेंटली ये घर नहीं छोड़ना चाहते, बस तुम्हारी डिलीवरी तक के लिए जा रहे हैं। तो अगर हो सके तो हमारे जाने के बाद ये घर किसी और को ना दें। तो क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि बात करके देखेंगी, पर मुझे मुश्किल लगता है। कोई क्यों अपना लॉस करेगा? या तो हम उन्हें हर महीने रेंट दें, पर यह हमारे लिए जबरदस्ती का खर्चा होगा। वो तो है। चलो देखते हैं, अगर किस्मत में इस घर में दोबारा वापस आना लिखा होगा तो जरूर आएंगे। पर जब अपनी कोई बहुत प्यारी चीज छूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। ध्वनि की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तो तुम्हारे साथ है, यानी कि मैं। ध्वनि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समीर के गले लग जाती है। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जी नहीं पाऊंगी मैं। इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? पता नहीं, पर वादा करो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर फिर भी वादा करता हूँ कि जीते जी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। एक वादा तुमसे भी चाहिए है मुझे। क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी खुश रहना नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे चेहरे पर हंसी हमेशा बनी रहेगी। जब तुम साथ हो तब तो मुस्कुराहट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है हमारी खुशियों को दुगना करने के लिए। समीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज करण को सिंगापुर से वापस आना था। वहीं समीर और ध्वनि भी आज ही आगरा के लिए निकल रहे थे। जूही, जूही आ रही हो। जूही अपनी माँ के पास हॉल में आती है। क्या कर रही थी? कब से आवाज दे रही हूँ। अरे नए नए मम्मी पापा आने वाले हैं भाई, उन्हीं के लिए कुछ स्पेशल कर रही थी। तब तक वहाँ समीर के पिता आ जाते हैं। तो क्या खास किया आपने भैया भाभी के लिए? उनका पूरा रूम सजाया है। गुड। हाँ करो करो। आखिर इतने दिनों बाद आ रहे हैं वो दोनों, और वो भी इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है उनकी? 8 बजे की है। यहाँ तो देर रात तक ही आ पाएंगे। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। दिल्ली शाम हो चुकी थी। अमन सपना के पास आता है। सपना चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? अचानक से? हाँ, मन कर रहा है। कहाँ चलोगे? मैंने सुना है एयरपोर्ट के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चलते हैं। वो तो बहुत दूर है। अरे तो कौन सा पैदल जाना है, चलते हैं ना।
अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ और आयु को भी तैयार करती हूँ। हाँ। ये कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वो तीनों अपनी कार के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ करण की भी फ्लाइट लैंड हो गई थी। वो भी एयरपोर्ट से बाहर आता है जहाँ अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। समीर और ध्वनि भी घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। 3 अनजान परिवार जिनकी जिंदगी, सपने, मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, आज इनके रास्ते एक दूसरे के बगल से गुजरने वाले हैं। क्या होगा जब ये आपस में टकराएंगे भी या नहीं, पता नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी चैनल की नई पेशकश, जो तू मेरा हमदर्द है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही करण अंजलि के गले लग जाता है। कैसी हो? अब ठीक हूँ। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? बहुत अच्छा। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और मार्केट में नाम भी बन जाएगा। ऐसा ही होगा, चले? हाँ। करण और अंजलि अपनी कार से घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हल्की हल्की सी हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये मौसम को क्या हुआ? अभी तो ठीक था। रोमांटिक हो रहा है। मैं जो वापस आया हूँ। वो उसके पास आने लगता है तभी हवा तेज होने लगती है। मजाक मत करो करण, मौसम खराब हो रहा है। मुझे ध्यान से गाड़ी चलाने दो ताकि हम सेफली घर पहुँच सके। जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी तब एक जगह रोड बन रही थी, तो जरा ध्यान रखना। कितना डरती हो तुम। करण प्लीज। ओके। अमन, सपना आयु के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल चुका था। अमन, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। सपना, हम कार में हैं और ऑलरेडी घर से आ चुके हैं, तो वापस चलने का क्या मतलब है? डोंट वरी। सपना अमन की बात सुनकर चुप रह जाती है। दूसरी तरफ समीर और ध्वनि भी कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। ये मौसम को भी अभी ही खराब होना था। आई होप हमारी फ्लाइट ना कैंसिल हो जाए। मुझे भी इसी बात की टेंशन है। हम तो घर की चाबियां भी हैंडओवर कर चुके हैं, चक्कर हो जाएगा पूरा। मौसम धीरे धीरे और खराब होने लगता है। तेज बारिश होने लगी थी। तीनों परिवार हाईवे पर आ चुके थे। ट्रक वगैरह भी रोड पर बहुत तेज स्पीड से आ रहे थे। समीर, ध्वनि की कैब और अमन, सपना की गाड़ी लगभग बराबर आ चुकी थी। तभी शराब के नशे में चूर एक ट्रक वाला रॉन्ग साइड अपनी ट्रक लेकर आता है। ध्वनि कैब वाले से कहती है, अरे भैया संभालो, ये ट्रक गलत साइड से आ रहा है। जी हाँ। वो अपनी कार साइड करने की कोशिश करता है, पर ट्रक इतनी स्पीड से आ रहा था कि वो अचानक से कट लेता है और उसकी कैब अमन और सपना की कार से जाकर टकरा जाती है। टक्कर लगने से अमन और सपना की कार डिवाइडर से लड़ जाती है। झटके से कार का दरवाजा खुल जाता है। आयु सपना की गोद से उछलकर डिवाइडर की दूसरी साइड पर मिट्टी के ढेर पर गिरता है। उसी साइड से करण और अंजलि की कार आ रही थी। वो दोनों एक्सीडेंट होते दिखते हैं। लगता है बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। भगवान सबकी रक्षा करे। अंजलि भी उसी तरफ देखने लगती है। उसका ध्यान ही नहीं जाता कि सामने जो रोड बन रही थी, जिसकी मिट्टी के ढेर पर आयु गिरा हुआ है, वो आ गया है। करण अचानक से सामने देखता है और चिल्लाता है, अंजलि संभालो, सामने देखो। अंजलि सामने देखती है और बहुत घबरा जाती है। वो पूरी स्पीड से कट लेती है, पर गाड़ी का बैलेंस खो जाने की वजह से उनकी कार रोड साइड पर बने पेड़ से बहुत स्पीड से टकरा जाती है। अजीब खेल था कुदरत का। 3 परिवार जो आज इस हालत में सड़क पर पड़े हैं, शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके आज के सफर की मंजिल वो नहीं बल्कि विधाता चुनेंगे। अचानक से बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। यूं लग रहा था शायद जिस मकसद के लिए बारिश आई थी वो पूरा हो गया था। मौसम साफ होने के बाद वहाँ लोग पुलिस को इस हादसे के बारे में बताते हैं और इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस उनके पास से मिले सामान से उनकी पहचान का पता करती है और उनके घर वालों को इन्फॉर्म करती है। करण की माँ के हाथ से फोन का रिसीवर छूट जाता है। क्या हुआ, कुछ बताओगी? बोलो। करण और अंजलि का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। दोनों हॉस्पिटल में है। क्या? उनकी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रहती ये जानकर। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। चलो रास्ते में ही अंजलि के घर फोन कर देंगे। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आगरा। जूही, कुछ पता है कितने बजे तक आ जाएंगे वो दोनों? थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड होने वाली होगी, फिर फोन करके पूछ लूंगी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है? कौन सा पहली बार वो लोग आ रहे हैं? आप भी ना। तभी उनके घर फोन बजता है। भैया का ही होगा, सुन लेना आवाज आप। जूही फोन रिसीव करती है। हेलो, आप मिस्टर समीर शर्मा के घर से बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा हूँ मुंबई से। मिस्टर समीर शर्मा और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है एयरपोर्ट के पास। वो यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आ जाइए। जूही कुछ नहीं कहती और रोने लगती है।
तभी वहाँ समीर के पिता भी आ जाते हैं। क्या हुआ जूही, तुम रो क्यों रही हो? पापा, भैया भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो तीनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अमन के छोटे भाई को भी इस हादसे के बारे में बताया जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। करण अंजलि के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कैसे हैं हमारे बच्चे? ऑपरेशन चल रहा है। आपके बच्चों के साथ साथ 2 और परिवार के लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है ताकि सबको टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए। उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी और भतीजे का भी। और दूसरे परिवार के लोगों को आगरा से आना है, तो उन्हें वक्त लगेगा। लगभग 6 घंटे की भागदौड़ और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ओटी से बाहर आते हैं। समीर का परिवार भी आ चुका था। मेरे बच्चे कैसे हैं? मेरा बेटा, बहू और उनके पेट में बच्चा भी था, बताइए ना। करण, अंजलि और अमन सपना के परिवार के भी यही सवाल थे। देखिए, आप सब हिम्मत रखिए। आप लोगों को इस हादसे का शिकार हुए लोगों को भी संभालना है। आप लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? आप बताइए तो कि बात क्या है, प्लीज बताइए। डॉक्टर की आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है। मिस्टर करण खन्ना और मिस अंजलि में हम सिर्फ मिस्टर करण को बचा पाए। आई एम सॉरी। ये सुनते ही अंजलि की माँ पापा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। करण के परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे के बच जाने की खुशी मनाएं या उसकी जिंदगी से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाने का गम। हमारे बच्चे यानी कि समीर और ध्वनि कैसे हैं? हम आपके बेटे और आपकी बहू के पेट में पल रहे बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी बहू की हालत बहुत नाजुक है, अब आप लोगों को ही उन्हें संभालना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही समीर की माँ बेहोश हो जाती है। माँ, संभालो खुद को, प्लीज उठो। आप ऐसा करेंगी तो भाभी को कौन संभालेगा? हमें खुद को संभालना होगा, वरना हम कहीं भाभी को भी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। हम आपके भाई और उनकी पत्नी को नहीं बचा पाए, बस उनका बच्चा ही बचा है। क्या? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैब वाले की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, तो उसके परिवार को उसका शरीर पहले ही दे दिया था। करण और ध्वनि बेहोश थे अभी भी। समीर, अंजलि और अमन के घर वालों को उनकी बॉडीज मिल जाती हैं। उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लगभग 2 दिन बाद ध्वनि को होश आता है। जूही उसके पास बैठी। भाभी, आपको होश आ गया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। समीर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? समीर का नाम सुनते ही जूही के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्वनि को समीर की मौत के बारे में कैसे बताए। भाभी, वो तभी वहाँ समीर के पिता आ जाते हैं। वो समीर का ब्लड लॉस बहुत हो गया था ना, तो इस हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वो ठीक तो है ना? हाँ, जहाँ है वो ठीक ही है शायद। ये कहते कहते उनकी आंखें छलक जाती हैं। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें इस हालत में देखा तो आंसू रुक नहीं पाए। और तुम इतनी बातें मत करो। जूही, जाओ डॉक्टर को बुला कर ले आओ। जूही डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर ध्वनि का चेकअप करती है। देखिए मिसेस शर्मा, वैसे तो सब ठीक है, पर आपका शरीर अभी बहुत कमजोर है। आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है? ध्वनि हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ध्वनि अपने पेट पर हाथ रखती है और रोने लगती है। भाभी, आप ऐसे क्यों? जूही, हमने इस हादसे में हमारा बच्चा खो दिया। समीर को जब ये पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। कितने सपने देखे थे हमने, सब टूट गए। वो कुछ नहीं कहेगा। मतलब? मेरा मतलब है वो हालात समझेगा। अब तुम ये सब मत सोचो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है। दूसरी तरफ जब करण को अंजलि की मौत के बारे में पता चलता है तो वो एकदम टूट सा जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो जीना ही नहीं चाहता। उसके माँ बाप उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। इंस्पेक्टर भी अक्सर हॉस्पिटल में आते जाते रहते थे क्योंकि उन लोगों के बयान लेने थे। एक दिन इंस्पेक्टर खुराना हॉस्पिटल से जा रहे थे कि अमन का छोटा भाई अनिल और उसकी पत्नी हेमा उनके पास आते हैं। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। जब तक आयु की तबीयत खराब है तब तक तो हम यहाँ पर हैं, पर उसके बाद वो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा मतलब? आपके परिवार का बच्चा है तो जाहिर है आपके साथ ही रहेगा। सर, आप गलत मत समझिएगा, लेकिन हमारे खुद के 2 बच्चे हैं, वो भी ट्विंस, जो आयु से भी छोटे हैं। हम उनका ध्यान भी रखना है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उनकी जिम्मेदारी ले पाए। तो फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा? अनाथ आश्रम। आप अपने डिपार्टमेंट में बात करके उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। हम वहाँ उससे मिलने जाते रहेंगे। इंस्पेक्टर उन दोनों की तरफ देखते हैं। उन्हें उन दोनों के चेहरे पर नीचता साफ नजर आ रही थी,
पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। ठीक है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वक्त बीतने लगता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में समीर की माँ एक बार भी ध्वनि से मिलने नहीं आई थी। वो अक्सर उनके बारे में पूछती थी, पर जूही और समीर के पापा कोई न कोई बहाना कर देते थे। करण डिस्चार्ज हो चुका था। आयु को भी उसी अनाथ आश्रम को सौंप दिया गया जहां अंजलि पढ़ाती थी। आज ध्वनि को डिस्चार्ज मिलना था। ध्वनि की हालत की वजह से उन दोनों ने एक घर किराए पर लिया था। आज इतने दिनों बाद घर जाऊंगी, समीर से मिलूंगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जूही और समीर के पापा के साथ वो घर पहुंचती है। समीर की माँ उसे देखकर कुछ नहीं कहती और सोफे पर बैठी रहती है। ध्वनि को बहुत अजीब लगता है। क्या हुआ माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो माँ बहुत थकी हुई है शायद, इसलिए आप अपने कमरे में चलकर आराम करिए। वो उसे ले जाने लगती है कि तभी ध्वनि की नजर घर के मंदिर की दीवार पर पड़ती है जहाँ एक हार चढ़ी तस्वीर टंगी हुई थी। वो उसकी तरफ जाती है और तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। कैसे सह पाएंगे ध्वनि और करण अपना दुख? और आयु, उस मासूम को तो पता भी नहीं कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इनकी बिखरी जिंदगी इन्हें कहाँ लेकर जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए जो तू मेरा हमदर्द है। ध्वनि के सामने समीर की हार चढ़ी तस्वीर टंगी हुई थी। समीर की तस्वीर देखकर ध्वनि बेसुध सी हो जाती है। उसकी आंखों से ना तो आंसू निकल रहे थे और ना मुंह से कोई शब्द। वो बस एकटक समीर की तस्वीर को देखे जा रही थी। तभी जूही ध्वनि के पास आती है। भाभी, उस एक्सीडेंट में हमने भैया को खो दिया है। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। वो ये कहकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर ध्वनि को उसकी बातें छूकर भी नहीं जा रही थी। वो वैसे ही पत्थर जैसी खड़ी हुई थी। बेटा, ऐसे मत खड़ी रहो, कुछ तो बोलो। हम अपने बेटे को तो खो चुके हैं, अब बेटी को नहीं खोना चाहते। ध्वनि बिना किसी की बात का जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। पापा, मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही है, वो कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर ले। जूही अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप जाओ भाभी के पास। उन्हें अगर इस वक्त कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपका प्यार भरा स्पर्श शायद उन्हें ये दुख सहने की कुछ शक्ति दे। बेटा खोया है मैंने अपना। जब जब ध्वनि को देखती हूँ वही सब याद आ जाता है मुझे, समझी? इसलिए मुझसे कुछ मत कहना। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जूही अपने पिता की तरफ देखती है। कोई बात नहीं जूही, अगर तुम्हारी माँ उस बच्ची पर प्यार भरा हाथ नहीं रख सकती तो मैं रखूंगा। वो ये कहकर ध्वनि के कमरे के दरवाजे के पास जाते हैं। ध्वनि, बेटा दरवाजा खोलो। क्या सिर्फ तुमने समीर को खोया है? हमने भी तो अपना बेटा खोया है। क्या तुम इस दुख को हमारे साथ नहीं बांटोगी? ये कहते कहते उनका गला भर जाता है और आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हाँ भाभी, आपको भैया की कसम, प्लीज दरवाजा खोलिए। ध्वनि दरवाजा खोलती है। उसके सामने समीर के पिता और जूही खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और समीर के पिता के गले लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ पापा? क्यों किया भगवान ने ऐसा? अगर ऐसा ही करना था तो हमें इतने सपने क्यों दिए और मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया हर रोज मरने के लिए? समीर के साथ ही मेरी जान भी क्यों नहीं निकल गई? अब मैं कैसे जीऊंगी पापा? बस बेटा बस, ऐसा नहीं कहते। जो हुआ वो ना तुम्हारे बस में था और ना ही किसी और के बस में। उस ऊपर वाले की लीला वही जाने। हम तो कठपुतलियां हैं, वो जैसे नचाएगा हमें वैसे ही नाचना होगा। ध्वनि बस रोई जा रही थी। बस बेटा, तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है। एक बच्चा तो खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं खो सकते। जाओ बेटा, आराम करो जाकर। जूही ध्वनि को उसके कमरे में ले जाती है। भाभी, मैं यही आपके पास ही सो जाऊंगी। ध्वनि लेट जाती है, पर उसकी आंखों के सामने समीर और उसके साथ बिताए हुए सारे पल आने लगते हैं। यूं ही रात के अंधेरे में वो अपनी जिंदगी में हुए अंधेरे को महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ समीर ने अंजलि के जाने के बाद जैसे जीना ही छोड़ दिया था। उसने खुद को काम में पूरी तरह डुबो लिया था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही मिलता था। वो अक्सर उसी अनाथालय में चला जाता था जहाँ अंजलि पढ़ाती थी, शायद उसकी मौजूदगी को महसूस करने। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी थे। अगले दिन सुबह ध्वनि सफेद रंग के सलवार कमीज में कमरे से बाहर आती है। उसे ऐसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीर की माँ वहाँ से जाने लगती है, पर ध्वनि भागकर उनके गले लग जाती है। माँ, ये सब जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? मुझसे सहा नहीं जा रहा। वो उनके गले लगकर रोने लगती है। समीर की माँ वैसे ही खड़ी रहती है और थोड़ी देर में उससे अलग होकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है।
तुम परेशान मत हो बेटा, बहुत दुख पहुंचा है उसे, शायद इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ध्वनि आंखों में आंसू लिए बस सिर हिला देती है। देखते देखते 2 हफ्ते और बीत जाते हैं, पर समीर की माँ ध्वनि से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। एक दिन समीर के पिता और जूही किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ समीर की माँ और ध्वनि थे। समीर की माँ समीर की तस्वीर हाथ में लिए रो रही थी। ध्वनि उनके पास आकर बैठ जाती है। माँ, मैं जानती हूँ आपको समीर की बहुत याद आती है। मुझसे भी जिया नहीं जाता, जिंदगी बोझ सी लगती है। जब तक सांसें हैं तब तक जीना तो है ही, पर मुझसे आपकी बेरुखी नहीं सही जा रही। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि बात क्या है। इतने सालों तक जिन आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा, उसमें आज खुद के लिए कोई भाव नहीं दिखते। मुझसे सहा नहीं जा रहा है माँ, प्लीज मुझे वजह बता दीजिए। समीर की माँ उठकर जाने लगती है, पर ध्वनि उनका हाथ पकड़ लेती है। नहीं माँ, आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपको वजह बतानी ही होगी। क्या सुनना चाहती हो तुम ध्वनि? यही कि जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरी बेटी की मौत याद आती है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे समीर के ना होने का एहसास कराती है, और हर बार यह एहसास मुझे अंदर तक झंझोर के रख देता है। हर दिन ना जाने कितनी मौत मरती हूँ मैं। ध्वनि बस उन्हें देखे जा रही थी। आपने मुझसे ये पहले क्यों नहीं कहा माँ? मैंने अपने माँ पापा को कभी नहीं देखा। समीर से शादी होने के बाद आपने और पापा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी की वो कमी भी भर गई। मेरे रहते आप दुखी हो, ये मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। समीर की माँ उसे देखने लगती है। हाँ माँ, अगर मेरी सूरत आपको इतनी तकलीफ दे रही है तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। आप जूही और पापा से कह दीजिएगा कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। ये कहकर ध्वनि अपने कमरे में आ जाती है और अपने पर्स से एक लॉकेट निकालती है। ध्वनि कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी पीछे से समीर उसे एक लॉकेट पहनाता है। ये क्या है? मेरी प्यार की निशानी समझ लो। ये हमेशा तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास कराएगा। मैं रहूं या ना रहूं, जब तक ये तुम्हारे पास है, समझ लेना मेरी नजरें भी तुम्ही पर हैं। ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो लॉकेट को अपने गले में पहन लेती है और फिर घर छोड़कर चली जाती है। वो रास्ते पर चल रही होती है। कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया के पास जाती हूँ, शायद वो कोई मदद कर दे। ध्वनि अपनी दोस्त प्रिया के घर पहुंचती है। ध्वनि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ समीर का यूं जाना। आओ अंदर आओ। दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। सॉरी, ऐसे बिना बताए आ गई। अरे कैसी बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? ध्वनि उसे सब कुछ बताती है। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, और तू कल ऑफिस जाकर सर से बात कर लेना, वो तुझे जॉब पर जरूर रख लेंगे। तू पहले भी उनके यहाँ काम कर चुकी है। प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ा था तूने, और समीर तो वैसे भी वहाँ जॉब कर ही रहा था। ध्वनि हाँ में हल्का सा सिर हिला। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे तुझे घर से निकाल दिया। प्रिया प्लीज उनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, मैंने खुद ही घर छोड़ दिया है। ध्वनि की बात सुनकर प्रिया चुप हो जाती है। दूसरी तरफ समीर के पिता और जूही घर वापस आते हैं। अरे माँ, भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? कमरे में है क्या? मैं जाकर देखती हूँ। जूही जाने लगती है, तभी समीर की माँ बोलती है, वो अंदर नहीं है। तो कहाँ है? चली गई। चली गई से मतलब कहाँ चली गई? समीर की माँ उन्हें सब कुछ बताती है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उन्हें घर से जाने को कह दिया। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। तो रोका भी तो नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे इस बारे में अब कोई और बात नहीं करनी। और आप दोनों ने अगर आज के बाद उसका नाम लिया या उसे ढूंढने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जूही और समीर के पिता बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। अगले दिन ध्वनि ऑफिस जाकर अपने बॉस मिस्टर भाटिया से मिलती है। ध्वनि, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम समीर की जगह पर ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। ओके। ध्वनि ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से ध्वनि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, पर धीरे धीरे मिस्टर भाटिया का बर्ताव ध्वनि के साथ बदलने लगता है। एक दिन मिस्टर भाटिया ध्वनि को अपने केबिन में बुलाते हैं। आपने बुलाया सर? हाँ ध्वनि आओ। वो मैंने तुमसे हमारे नए प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट तैयार करने को कही थी, वो की तुमने? जी सर, हो गई है। ध्वनि फाइल में डेटा देखने लगती है। वैसे मैं कुछ सोच रहा था, कितना मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए अकेले जिंदगी बिताना। ध्वनि उनकी तरफ देखती है।
इतनी कम उम्र में अपना जीवन साथी खो देना, हर औरत की कुछ जरूरतें होती हैं। मुझे लगता है सर कि हम यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो हमें वही करना चाहिए। मैं ये फाइल यहाँ छोड़ दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, और अगर कुछ चेंजेस करने हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। इतना कहकर ध्वनि वहाँ से जाने लगती है, पर भाटिया उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या हरकत है सर, हाथ छोड़िए मेरा। मेरी बात ध्यान से सुनो ध्वनि, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई नहीं है और मेरी में भी, लेकिन एक अच्छी और आराम की जिंदगी हर कोई जीना चाहता है। मेरे पास आ जाओ, तुम्हें सारे ऐश और आराम मिलेंगे, रानी बनकर रहोगी। ध्वनि अपना हाथ झटके से छुड़ाती है और भाटिया को एक थप्पड़ मारती है। तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे मेरे पिता की उम्र के हो तुम, मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? छी! थप्पड़ मारकर तुमने अच्छा नहीं किया ध्वनि, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। मेरे साथ एक ऐशो आराम की जिंदगी मिलती तुम्हें। ध्वनि गुस्से से उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो प्रिया को सब कुछ बताती है। तूने भाटिया को थप्पड़ मार दिया? हाँ, तू पागल है क्या? इतना अच्छा ऑफर था, मान लेती। ये तो क्या गलत कहा मैंने? हर किसी को एक सुकून और सिक्योर लाइफ चाहिए होती है। समीर तो अब वैसे भी नहीं है और सिर्फ इमोशन से जिंदगी नहीं करती। मुझे अगर ये ऑफर दिया होता तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती, आगे की जिंदगी तो मजे से करती। तेरी ऐसी सोच है प्रिया, जिस बात तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। देख, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और वैसे भी तू कब तक यहाँ मेरे साथ रहेगी? आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट तुझे करना ही पड़ेगा ना। ये अच्छा ऑप्शन था। ध्वनि की आंखों में आंसू थे। सही कहा तुमने, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर ये मैं कभी नहीं करूंगी। मैं मेरे समीर को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। उसके चाहने के बाद तो वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। बस सांस लेने के लिए और समीर को किया वादा निभाने के लिए मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, बट शायद दुनिया दुखी इंसान को देखकर अपना असली चेहरा दिखा ही देती है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतने दिन अपने घर में रखा, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम तुम्हें बस समझाना था। ध्वनि बिना को जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। वो सड़क पर चल रही थी और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सोच रही थी। समीर के रहते तो मैंने दुनिया का ये रूप कभी देखा ही नहीं। उसके प्यार और साथ ने मुझे हमेशा हर गंदी नजर से बचाए रखा, पर आज क्या सच में दुनिया ऐसी है? दुख, भावनाएं, तकलीफ कोई मायने नहीं रखती आजकल। वो यही सब सोच रही थी कि उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो मंदिर चली जाती है और माता रानी की मूर्ति के आगे रोने लगती है। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वो पलट कर देखती है। आप, क्या बिखरी हुई जिंदगी दोबारा समेटी जा सकती है? क्या ध्वनि के चेहरे पर फिर से पहली वाली मुस्कान वापस आएगी कभी, या खुशियां उसकी जिंदगी में कभी दस्तक ही नहीं देंगी? ध्वनि मंदिर में माता रानी की मूर्ति के आगे रो रही थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पलट कर देखती है। आप, उसके सामने अनाथालय की हेड मिस्टर पाटिल खड़ी थी। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लग जाती है। बस ध्वनि, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मैंने टीवी पर इस हादसे के बारे में देखा। संभालो खुद को, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा मैम, जिसमें जिसके साथ में जीना चाहती थी वो ही नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। जितनी सांसें भगवान ने दी है उतनी पूरी तो करनी ही है। ध्वनि बस रोई जा रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो ध्वनि का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है, पर ध्वनि वहीं खड़ी रहती है। क्या हुआ? मेरा कोई घर नहीं है मैम। मतलब? ध्वनि उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब बताती है। तरस आता है लोगों की सोच पर। हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, पर लोग अपनी सोच क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्यों उन गलतियों की सजा भी औरतों को मिलती है जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं होती? क्यों आज भी ऐसी सोच है कि ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए किसी पैसे वाले आदमी की जरूरत है तो उसकी हर सही गलत डिमांड मान लेने में ही हमारी भलाई है? क्या औरतें अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती? अफसोस इस बात का है कि 50% लड़कियों की खुद की सोच ऐसी है। सही कह रही हैं आप, भावनाओं की अहमियत ही खत्म होती जा रही है, और शायद मेरी जिंदगी में अनाथ रहना ही लिखा था। उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ऐसी क्यों कह रही हो ध्वनि? वो अनाथालय आज भी तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारा परिवार। घर के दरवाजे अपने बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से जानती हूँ, जब से मैंने उस अनाथालय में काम करना शुरू किया था। इसलिए दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, समझी? ध्वनि के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिसेस पाटिल के साथ ऑर्फनेज चली जाती है। ऑर्फनेज पहुंचकर वो मिसेस पाटिल के साथ कॉरिडोर में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर गुमसुम से बैठे आयु पर पड़ती है।
ध्वनि उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, मैम वो बच्चा कौन है? आयु, उसका नाम आयु है। तुम्हें शायद पता नहीं, जिस एक्सीडेंट का शिकार तुम हुई थी उसी का शिकार ये बच्चा भी हुआ था, और हमारे यहाँ की एक टीचर भी। क्या? हाँ, उस हादसे में इस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया और इसके चाचा चाची ने इसे साथ रखने से मना कर दिया। कह रहे थे कि मिलने आते रहेंगे। शुरू में 1-2 बार तो आए, फिर नहीं आए। शायद उन्हें इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना था। तब से ये बच्चा ऐसे ही गुमसुम सा रहता है, ना कुछ बोलता है ना ही खेलता है किसी के साथ भी। और दूसरी अंजलि थी जो यहाँ आकर इन बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी। शादी होने वाली थी उसकी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी होकर विदा होने से पहले वो इस दुनिया से ही विदा हो गई। ये कहते कहते मिसेस पाटिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मंगेतर आज भी इस सदमे से नहीं उबर पाया है और अक्सर उसकी यादों की तलाश में यहाँ आ जाया करता है। खैर, हम कर ही क्या सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मैम, एक बात कह सकती हूँ? कहो ना। अगर आप कहीं तो मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा दिया करूँ, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और शायद नन्हे फरिश्तों में मुझे भी अपने हमदर्द मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है ध्वनि, तुम कल से ही शुरू कर दो। ध्वनि हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वहां से ध्वनि के कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर के पिता समीर की हार चढ़ी तस्वीर के आगे खड़े हुए थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ध्वनि की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। तुम्हारी माँ को लगता है कि सिर्फ उसे तुम्हारे जाने का दुख है, मुझे नहीं। पर अगर मैं टूट गया तो ये परिवार एक पल में बिखर जाएगा। मैं ध्वनि को अपनी बेटी बनाकर रखना चाहता था ताकि उस बच्ची की तकलीफ कुछ कम हो सके, पर मैं हार गया। मुझे माफ कर दो बेटा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी वहाँ जूही आ जाती है। खुद को संभालिए पापा, अगर आप टूट जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही है। न जाने वो कहाँ और किस हालत में होंगी। माँ ने ऐसी कसम से बांध दिया है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगले दिन से ध्वनि वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। वो आयु से भी बात करने की कोशिश करती है, पर वो गुमसुम सा बैठा रहता है। एक दिन आयु गार्डन में बैठा हुआ था। ध्वनि उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? आयु को जवाब नहीं देता। मम्मी पापा की याद आ रही है। आयु उसकी तरफ देखने लगता है। मुझे भी आती है अपने मम्मी पापा की। आपको पता है, मैंने तो अपने मम्मी पापा को देखा भी नहीं। क्यों? वो कहाँ रहते हैं? जब मैं बहुत छोटी थी ना, आपसे भी ज्यादा छोटी, तब मेरे मम्मी पापा को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया था। ओह, तो आपके मम्मी पापा भी मेरे मम्मी पापा की तरह मर गए। एक लगभग 2 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ध्वनि हैरान थी। उसकी तरफ देखने लगती है। ये आपसे किसने कहा? चाची ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। मैं ज्यादा शैतानी करूँगा तो यहाँ से भी मुझे भगा देंगे और मेरे हैंड्स काटकर मुझसे सड़क पर भीख मंगवाएंगे। ये कहते कहते वो रोने लगता है। ध्वनि उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने मासूम और छोटे बच्चे के मन में कोई इस तरह की बात डाल सकता है। वो उसे गले लगा लेती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, कोई आपको नहीं निकालेगा यहाँ से। आपके मम्मी पापा भी आपको ऐसे देखकर बहुत सैड हो जाएंगे। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा भी आपको हैप्पी हैप्पी देखना चाहते हैं। आपको पता है, मेरे भी एक फ्रेंड थे जो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। आयु उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। तो वो अभी कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं क्या? नहीं बेटा, उन्हें भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया है। आयु उदास हो जाता है। भगवान जी सबको अपने पास क्यों बुला लेते हैं? जैसे हम उनसे प्यार करते हैं वैसे ही भगवान जी भी उनसे प्यार करते हैं, इसलिए बुला लेते हैं। लेकिन आपको पता है, वो हमें देख सकते हैं और हम भी उनसे मिल सकते हैं। सच्ची? हाँ, जब भी उनकी याद आए अपनी आईज क्लोज कर लो और जो उनसे कहना है कह दो। वो सुन लेते हैं, बस वो हमें दिखेंगे नहीं। ये कहते कहते ध्वनि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आयु अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू अभी आपने ही तो कहा था कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें रोता हुआ देखकर सैड हो जाते हैं, तो आप क्यों रो रही हो? आपके फ्रेंड्स भी सैड हो जाएंगे। चलो, हम दोनों अपनी आईज क्लोज करते हैं और उनसे मिलते हैं। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है और आयु को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। शायद इतने दिनों का दर्द जो मन में दबाया हुआ था उस मासूम की वजह से छलक आया था।
जो जज्बात और किसी के सामने नहीं निकल पा रहे थे, उन जज्बातों ने एक मासूम से बच्चे के आगे घुटने टेक दिए थे। शायद ध्वनि के दर्द को भी उसका हमदर्द मिल गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दूर करण खड़ा था, जिसे उन दोनों के चेहरे तो नहीं दिख रहे थे, पर उनके जज्बात जरूर समझ पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में आयु और ध्वनि के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दूसरी तरफ समीर के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप अपना ध्यान रखिए, तबीयत ठीक नहीं है, आप दवाइयां भी नहीं लेते टाइम पे। क्या फर्क पड़ता है, बचा भी क्या है जिंदगी में, जीने का मन ही नहीं करता। खुद पर शर्म आती है कभी कभी कि बेटे को तो भगवान ने छीन लिया, उसकी अमानत तक की मैं हिफाजत नहीं कर पाया। आप बार बार ध्वनि की बात क्यों करते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों हो गई है? प्यार तो तुम्हें भी उससे बहुत था, बेटी मानती थी ना उसे। तब तक जूही भी वहां आ जाती है। जब जब उसे देखते हो मुझे समीर की याद सताने लगती है। भैया की याद तो हमें भी आती है, लेकिन उसके लिए भाभी से नफरत करना क्यों जरूरी है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब भी उसे देखती हूँ मुझे यह एहसास होता है कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। वो रोते हुए यह कहकर जाने लगती है। सच बताइएगा, आपको किस बात का ज्यादा दुख है? भैया चले गए इस बात का या भाभी बच गई इस बात का? जूही, कुछ गलत कहा क्या मैंने? जो भी हुआ उसमें उनकी क्या गलती थी? क्या उन्हें पता था कि घर से निकलते ही ऐसा कुछ होने वाला है? अगर वो आपके बेटे थे तो क्या उनके कुछ नहीं थे? आपसे कम प्यार तो नहीं करती थी वो उन्हें? कल को मेरी शादी होती है और मेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं। क्या हुआ, जब अपनी बेटी की बात आई तब सुन भी नहीं पाई आप? और जो आप भाभी के साथ कर रही है वो सही है? आप तो उन्हें अपनी बेटी मानती थी ना। भैया की जाते ही तोड़ लिया रिश्ता। इतना कमजोर था आप दोनों का रिश्ता। समीर की मां रोने लगती है। तुम्हें ये बात अपने मन से निकालनी ही होगी कि ध्वनि की वजह से समीर की जान गई। उसकी कोई गलती नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ध्वनि की कोई गलती नहीं थी। अपने दुख में इतना डूब गई कि दूसरों का दिखना ही बंद हो गया। पर अब नहीं, मैं अपनी गलतियां सुधारूंगी, अपनी बच्ची को वापस लाऊंगी। कहाँ है वो? हमें भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ उनकी एक दोस्त है प्रिया। उन्हें पता हो सकता है, या फिर वो अनाथालय जहां वो पली बड़ी हैं। हम पता करेंगे। आप पापा का ध्यान रखिए, तब तक मैं प्रिया से मिलकर आती हूँ। भैया के ऑफिस के पास ही है उनका घर। जूही प्रिया से मिलती है, जो कि बहुत ही बदतमीजी से उसे जवाब देती है और जो कुछ भी हुआ बताती है। जूही दुखी होकर घर आ जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो भी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अनाथालय जाकर मिसेस पाटिल से मिलते हैं। जी, हम समीर का परिवार है। हम ध्वनि के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? वो यहीं रहती है। आप लोगों ने जब उसे घर से निकाल दिया, उसके बाद उस बेचारी ने क्या कुछ नहीं सहा। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? इन सब में इन लोगों की कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। मैं ही नहीं समझ पाई, पर अब मुझे समझ में आ गया है। गलती ध्वनि की नहीं, मेरी थी। इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ ताकि माफी मांग सकूं और वापस घर ले जा सकूं। प्लीज हमें उनसे मिलने दीजिए। वो मिसेस पाटिल के आगे हाथ जोड़ लेती हैं। ठीक है, चलिए। वो उन तीनों को गार्डन में ले जाती है जहां ध्वनि बच्चों के साथ बैठी हुई उन्हें पढ़ा रही थी। ध्वनि की नजर उन तीनों पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो 30 कदमों से उनके पास आती है। माँ, पापा, जूही, आप यहाँ? और वो जूही और समीर के पिता के गले लग जाती है। वो समीर की माँ की तरफ कदम बढ़ाती है पर उदास होकर रुक जाती है। क्या हुआ, अपनी माँ के गले नहीं लगेगी? वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। समीर की माँ उसकी तरफ अपनी बाहें फैला देती है और ध्वनि उनके गले लग जाती है। माफ कर दो मुझे, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें उस गलती की सजा देती रही जो तुमने की ही नहीं। बेटे के दुख में इतना अंधी हो गई थी कि सही गलत सब भूल गई थी। माफ कर दो मुझे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती है। आप दुखी थी इसलिए ऐसा किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत रुलाया ना मैंने तुम्हें, अब नहीं रुलाऊंगी। आज से एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं मेरी। अब से वो घर तुम्हारा ससुराल नहीं बल्कि अपना घर होगा। चलो। ध्वनि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ध्वनि पलटकर आयु की तरफ देखती है जो उसे दूर से देखे जा रहा था। ध्वनि उसे अपने पास बुलाती है। आयु, इनसे मिलो, मेरे मम्मी पापा। पर आपके मम्मी पापा तो भगवान के पास है ना? हाँ, पर मैं बहुत सैड थी ना,
इसलिए उन्होंने मेरे मम्मी पापा लौटा दिए एक नए रूप में। क्या मेरे मम्मी पापा भी ऐसे आ सकते हैं? जरूर आएंगे बेटा। आयु उसके गले लग जाता है। ध्वनि बेटा, तुम यहाँ रोज आना और जैसे यहाँ वक्त बिताती हो वैसे ही बिताना। थैंक यू पापा। आप देखना, आपके जो फ्रेंड है ना वो भी वापस आ जाएंगे जैसे मम्मी पापा आ गए। ध्वनि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो उदास हो जाती है। तभी करण की कार ऑर्फनेज के आगे आकर रुकती है। क्या सच में समीर की जगह ध्वनि की जिंदगी में कोई ले सकता है? ये मुरझाई हुई जिंदगियां क्या दोबारा से कभी खिल पाएंगी, या इस सफर में इम्तिहान अभी और भी है? ध्वनि अपने घर वालों के साथ वापस जा रही होती है और करण अपनी कार से उतरकर अनाथालय के अंदर आ रहा होता है। ध्वनि समीर के माता पिता और जूही के साथ घर पहुंचती है। बेटा, जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, पर अब हम सबको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है जिंदगी में। मैं वादा करती हूँ तुमसे जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ करण उसी कमरे में जाता है जहाँ अंजलि बच्चों को पढ़ाया करती थी। पूरा कमरा खाली था। वो अंजलि की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने अंजलि का चेहरा आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहाँ मिसेस पाटिल आती हैं। करण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेले कहाँ हो, अंजलि की याद है और मेरी बदकिस्मती हमेशा मेरे साथ रहती है। ऐसे मत कहो करण। अजीब नहीं लगता? कुछ वक्त पहले हम दोनों अपने आने वाले भविष्य के सपने सजा रहे थे और अचानक से एक रात में सब बदल गया। समझ सकती हूँ मैं, सिर्फ तुम नहीं और भी लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। करण उनकी तरफ देखने लगता है। मिसेस पाटिल को उसे ध्वनि और आयु के बारे में बताती हैं। शायद ये वही है जिन्हें मैंने उस दिन देखा था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ध्वनि ऑर्फनेज आती है और आयु को ढूंढने लगती है। वो वहाँ काम करने वाली एक औरत से पूछती है, सुनिए, आपने आयु को देखा है? थैंक यू। ध्वनि आयु के कमरे में जाती है और आयु वहाँ लिख रहा था पेपर पर। कि क्या कर रहे हो आप? आयु उसकी तरफ देखता है और पेपर छुपा लेता है। ध्वनि उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये क्या, आप अपनी टीचर को भी नहीं दिखाओगे? आयु एक कार्ड ध्वनि को देता है। ध्वनि वो कार्ड देखती है। उसमें एक छोटा सा बच्चा एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा हुआ था। ये कौन है? ये मैं हूँ और आप हो। ध्वनि प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मम्मी जैसी। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगा लेती है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शायद भगवान ने इसलिए ही मुझे वापस कर दिया है आपके रूप में, जो इस दुनिया में आने वाला था। मेरी ममता अधूरी नहीं रहेगी अब। मैं वो सब आपके लिए करूंगी जो उसके लिए करना चाहती थी। अजब खेल था नियति का, जहाँ एक और गोद भरने से पहले ही सूनी हो गई तो दूसरी और एक बच्चे के ऊपर से फिर से ममता की छाया कर दी। वक्त बीतने लगता है और साथ साथ आयु और ध्वनि के बीच का रिश्ता भी गहरा होने लगता है। दोनों ने एक दूसरे में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। एक दिन करण के माता पिता अनाथालय में आते हैं। ध्वनि बच्चों को पढ़ा रही होती है। चलो बच्चों, ये बताओ कि अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको खूब सारी चॉकलेट्स देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने फ्रेंड की नोटबुक उससे बिना पूछे उन्हें लाकर देनी है, तो आप क्या करोगे? उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी की चीज उससे बिना पूछे लेना गंदी बात होती है। वेरी गुड। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस चीज को करने के लिए हमारा मन ना माने वो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी दे, समझे? करण के माता पिता उसे बच्चों के साथ देखकर खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल हमारी अंजलि जैसी, है ना? हाँ। तब तक मिसेस पाटिल वहाँ आ जाती हैं। अरे मिस्टर और मिसेस खन्ना, आप लोग यहाँ? हाँ, हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, इसीलिए आ गए। अच्छा, चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए ना। करण के माँ ध्वनि, जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये कौन है? इसका नाम ध्वनि है। ये भी हमारे अनाथालय में ही पली बड़ी है। कम उम्र में ही बहुत दुख सहे हैं इसने। मतलब? मिसेस पाटिल उन्हें ध्वनि के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही आयु के साथ जो उसका रिश्ता बन गया है उसके बारे में भी बताती है। उसे काली रात ने कितनी जिंदगियां तबाह कर डाली। वैसे ये रहती कहाँ है? थोड़ी दूर पर एक सोसाइटी है, वहाँ अपने सास ससुर और ननद के साथ रहती है। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। करण की माँ हाँ में सिर हिलाती है। वो लोग मिसेस पाटिल के ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी ध्वनि ऑफिस में आती है और सबको बैठा देखकर वापस जाने लगती है। अरे ध्वनि, वापस क्यों जा रही हो? अंदर आओ, कोई काम था क्या? हाँ मैम, वो बच्चों के लिए कुछ सामान की जरूरत थी,
तो उसी की लिस्ट बनाकर लाई थी। लाओ मुझे दे दो, मैं मंगवा दूंगी। ध्वनि उन्हें एक कागज देती है और जाने लगती है। ध्वनि, इनसे मिलो, ये मिस्टर और मिसेस खन्ना है। अंजलि के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें, उसी के मंगेतर के पेरेंट्स हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद ध्वनि वहां से चली जाती है। 1 महीना बीत जाता है। करण के माता पिता अब अक्सर ध्वनि से मिलने अनाथालय आ जाया करते थे। ध्वनि ने भी अब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को अपना लिया था और वो थोड़ा खुश रहने लगी थी। एक दिन ध्वनि अपने घर के पास पहुंच गई थी कि अचानक से एक कार उसके पास आकर रुकती है। उस कार से भाटिया बाहर निकलता है। कैसी हो ध्वनि? ध्वनि उसे गुस्से में देखकर जाने लगती है, लेकिन भाटिया उसका हाथ पकड़ लेता है। सोसाइटी के लोग ये सब देखने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। वो झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है। तभी भाटिया पीछे से थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, सॉरी, मैं भूल गया था कि ये तुम्हारी सोसाइटी है। वो क्या है ना, उस रात हमने एक साथ इतने अच्छे पल बिताए थे कि उसकी खुमारी आज भी मेरी आंखों में है। उसकी बात सुनकर ध्वनि के पैर तले जमीन निकल जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ओछी बात बोलने की? आसपास के सब लोग ध्वनि को अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। तभी भाटिया ध्वनि के पास आता है और धीरे से उससे कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अब भुगतो। भाटिया अपनी कार में बैठ जाता है और चिल्लाकर ध्वनि से कहता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए अपने घर चली जाती है। उसे इस तरह से देखकर समीर की माँ परेशान हो जाती है। क्या हुआ ध्वनि, तुम रो क्यों रही हो? बताओ बेटा। वो उनके गले लग जाती है और जो कुछ भी हुआ सब बताती है। तुम परेशान मत हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। समाज में कुछ भेड़िए होते हैं जिनका काम ही औरतों को बदनाम करना होता है। हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद से ध्वनि का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। सोसाइटी के लोग उसे अजीब सी नजरों से देखते थे और उसके पीठ पीछे बुरा भला कहते थे। वो उनकी बातों को इग्नोर करती हुई चली जाया करती थी, पर उसका मन बहुत दुखता था। दूसरी तरफ करण की माँ अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी करण के पिता वहां आते हैं। क्या सोच रही हो? एक बात मन में आई है, पता नहीं सही है या नहीं। क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि करण की जिंदगी में अंजलि की जगह कोई और ले ले, ध्वनि ले ले? ये तुम क्या कह रही हो? क्या करण इसके लिए मानेगा कभी? अंजलि अब कभी वापस नहीं आएगी। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब हम सबको उसके बिना जीने की आदत डालनी होगी। करण को भी। मुझे लगता है ध्वनि ही है जो शायद करण को फिर से पहले जैसा बना। ठीक है, हम ध्वनि के घर वालों से बात करेंगे इस बारे में। एक दिन ध्वनि आयु को लेकर अपनी सोसाइटी में आती है। चलो आयु, आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। वो आयु को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर आसपास की औरतें आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा इसे, कैसी लड़की है। ये बच्चा ना जाने किसकी पाप की निशानी है। मुझे लगता है ये उसी आदमी का पाप है जो उस दिन आया था, इसका आशिक। हाँ, सही कह रही हो तुम। उनकी बातें ध्वनि का दिल चीर जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक हाथ उसके आंसू पहुंचता है। वो देखती है तो सामने समीर की माँ खड़ी थी। माँ, मैंने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम किसके लिए आंसू बहा रही है? इन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। इतने सस्ते नहीं है मेरी बेटी के आंसू। समीर की माँ उन दोनों औरतों के पास जाती हैं। क्या कह रही थी तुम दोनों? ये बच्चा उस आदमी का पाप है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की और एक बच्चे के लिए ऐसे शब्द निकालते हुए। क्या जानती हो तुम दोनों ध्वनि के बारे में? अगर तुम्हारी घर की लड़की पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए तो कैसा लगेगा तुम लोगों को? एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत नहीं कर सकती? छी! वो वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ खड़े सभी लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझे मेरी बेटी पर अंधा विश्वास है और अगर तुम में से किसी ने भी आज के बाद उस पर कोई इल्जाम लगाया या उसे दुखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से ध्वनि का हाथ पकड़कर ली जाती है। साथ में आयु भी होता है। दूर खड़े करण के माता पिता ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेचारी बच्ची, क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है इसे। वो लोग दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर की माँ, समीर के पिता और जूही को जो कुछ हुआ सब बताती है। वो लोग भी ध्वनि को हिम्मत देते हैं। माँ, पापा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना बेटा। मैं आयु को गोद लेना चाहती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे से एक अलग सा रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है जैसे अब मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है। समीर के माँ पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ध्वनि से कहते हैं,
तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। ध्वनि उन दोनों के गले लग जाती है। थैंक यू माँ पापा। थोड़ी देर में ध्वनि आयु को लेकर ऑर्फनेज चली जाती है। अगले दिन करण के माता पिता ध्वनि के घर जाते हैं। ध्वनि उस वक्त घर पर नहीं थी। आप वही? जी, हम मिल चुके हैं हॉस्पिटल में उस एक्सीडेंट के वक्त। आप लोग यहाँ, हमें आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। हम ध्वनि का हाथ अपने बेटे करण के लिए मांगने आए हैं। क्या ये आप? जी भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में सोचें। अंजलि के जाने के बाद हमारे बेटे करण ने जीना ही छोड़ दिया है। हमें लगता है कि ध्वनि ही है जो शायद उसे फिर से जीना सिखा दे। चाहते तो हम भी ऐसा ही हैं कि ध्वनि की जिंदगी फिर से संवर जाए, पर क्या वो मानेगी? हमारे बच्चों की जिंदगी अब हमें ही संवारनी होगी। कोशिश करके देखते हैं। जी। थोड़ी देर में करण के माता पिता वहां से चले जाते हैं। करण अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके माता पिता वहां आते हैं। करण, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। करण हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। करण और ध्वनि के माता पिता की ये सोच उन दोनों की जिंदगियों को कहां ले जाएगी? क्या वो दोनों इसके लिए कभी तैयार होंगे? अपने माता पिता की मुंह से शादी की बात करण सुनकर हैरान रह जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि क्या कह रहे हैं? मैं अंजलि की जगह अपनी जिंदगी में कभी किसी और को नहीं दे सकता। ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है हमें अंजलि की याद नहीं आती? हम उसे भूल गए हैं। अरे बेटी की तरह प्यार करते थे उसे, चाहे भी तब भी नहीं भूल सकते। लेकिन जिंदगी जीने के लिए तुम मानो या ना मानो, एक हमसफर की जरूरत होती है जिसके साथ हम अपने दुख सुख बांट सके। कोई परेशानी हो तो वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा हौसला बढ़ाए। सिर्फ यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमारी बात को समझो। आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में अंजलि की जगह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उसे कोई खुशी ही नहीं दे पाऊंगा तो शादी का क्या मतलब है? उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। उसके लिए भी आसान नहीं है। उसका? आप किसकी बात कर रही हैं? ध्वनि। ध्वनि? कौन ध्वनि? करण की माँ उसे ध्वनि के बारे में सब कुछ बताती है। तुम दोनों का दर्द एक है, सोच एक है। भले ही एक दूसरे से प्यार न कर पाओ, पर दुख जरूर बांट सकोगे एक दूसरे का। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में अंजलि की जगह ना तो कोई ले सकता है और ना मैं कभी दे पाऊंगा। मेरा प्यार सिर्फ मेरा था और मेरा दर्द भी सिर्फ मेरा ही है। मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। ये कहकर करण वहां से चला जाता है। करण के माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी नहीं सुनता। अगले दिन ध्वनि मिसेस पाटिल के ऑफिस में जाती है। अरे ध्वनि, क्या हुआ? मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आयु के बारे में। हाँ कहो। मैम, मैं आयु को लीगली अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ। मिसेस पाटिल उसकी बात सुनकर चुप रह जाती हैं। क्या हुआ मैम, आप चुप क्यों हैं? ध्वनि, मैं तुम्हारी मन की भावनाएं समझती हूँ, पर क्या मैम? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की प्यार की जरूरत होती है। ध्वनि उनकी तरफ देखने लगती है। जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार मिले। हम सिर्फ माँ या सिर्फ पिता को बच्चा नहीं दे सकते। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मैं आयु को माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। उसे कभी भी एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं समझती हूँ ध्वनि, पर इस अनाथालय के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकती। ध्वनि बिना कुछ कहे वहां से रोती हुई जाने लगती है। वो उनके केबिन से बाहर निकल रही थी कि तभी करण मिसेस पाटिल के केबिन में आता है। ध्वनि बिना उसकी तरफ देखे भागती हुई चली जाती है। करण उसे जाते हुए देखता है। ये कौन थी मैम, और रो क्यों रही थी? ये ध्वनि है। ध्वनि का नाम सुनकर करण चौंक जाता है। ये यहाँ एक बच्चे को गोद लेना चाहती है, पर बच्चे को पिता का नाम ना मिल पाने के कारण वो नहीं ले सकती। उसे ऐसे देखकर बहुत दिल दुखता है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। करण उनकी बात सुनकर चुप रह जाता है। दूसरी तरफ ध्वनि गार्डन में बैठी रो रही थी।
तभी आयु उसके पास आता है। उसी वक्त करण भी वहां से निकल रहा था। उन दोनों को देखकर वो रुक जाता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। क्या हुआ टीचर, आप रो क्यों रही हैं? आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर ध्वनि रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुम हमेशा मेरे पास रहो, फिर मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ। ध्वनि दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उनके बीच का ऐसा रिश्ता देखकर दूर खड़े करण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसके मन में। करण अक्सर अब अनाथालय आ जाया करता था और आयु और ध्वनि के बीच का रिश्ता देखता था। बिना मिले बिना जाने एक अलग ही रिश्ता सा जुड़ गया था उनमें। एक दिन करण अनाथालय से वापस जा रहा था कि तभी भाटिया वहां आता है और अचानक से ध्वनि के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। ये कौन है और ये ध्वनि के सामने ऐसे क्यों खड़ा हो गया आकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? क्या चाहते हो मुझसे? अपनी चाहत तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ध्वनि, पर अफसोस तुम समझती ही नहीं। तुम अपनी हद में रहो, समझे? मेरे घर के बाहर आकर तमाशा करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो यहाँ आ गए। क्या करूं, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता मेरा। ध्वनि नफरत भरी निगाहों से उसे देखने लगती है और वहां से जाने लगती है, पर भाटिया उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो मेरा हाथ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। ध्वनि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पा रही थी कि तभी एक हाथ भाटिया के हाथ पर आता है और झटके से ध्वनि का हाथ छुड़ा देता है। वो करण था। वो ध्वनि और भाटिया के बीच आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ये मैं और इसके बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। शुक्र मनाओ कि बस हाथ पकड़ा है, मन तो मेरा तेरा गला पकड़ने का कर रहा है। अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से गया नहीं ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ मैं तुझे, तू एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। इससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानना चाहूँ इतनी तेरी औकात नहीं है, समझा? अब निकल यहाँ से। वो भाटिया को धक्का मार देता है और भाटिया जमीन पर गिर जाता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और ध्वनि तुम्हें तो मैं वो करने पर मजबूर कर दूंगा जो मैं चाहता हूँ। तू निकल रहा है यहाँ से या नहीं? भाटिया गुस्से में वहां से चला जाता है। करण पलटकर ध्वनि की तरफ देखता है। थैंक यू। करण हाँ में सिर हिला देता है। एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये ध्वनि उसे भाटिया के बारे में बताती है। कितना घटिया इंसान है। ध्वनि अपना सर झुका लेती है। आई एम करण। मैं ध्वनि। आप अंजलि के? हाँ। करण और ध्वनि दोनों चुप हो जाते हैं। मैं चलती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ध्वनि वहां से चली जाती है। करण भी घर वापस आ जाता है। उस दिन से ध्वनि और करण अक्सर अनाथालय में एक दूसरे से टकरा जाया करते थे। उनमें कोई बात तो नहीं होती थी, बस यूं ही एक मुस्कुराहट दे दिया करते थे एक दूसरे को। आयु को गोद न ले पाने की बात से ध्वनि थोड़ी दुखी रहा करती थी, पर वो आंखों के सामने था इसलिए उसने खुद को संभाला हुआ था। एक दिन समीर की माँ और करण की माँ एक दूसरे से मंदिर में मिलती हैं। आपने ध्वनि से बात की? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। ऊपर से जब से वो आयु को गोद नहीं ले पाई है तब से दुखी रहती है। हमने करण से बात की थी पर उसने साफ इनकार कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे लगता है हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। कल आप लोग करण के साथ ऑर्फनेज आ जाइएगा और मेरा परिवार भी वहीं आ जाएगा। हम साथ मिलकर बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप ठीक कह रही हैं, बाकी भगवान की इच्छा। दोनों आपस में बात करके चली जाती हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा था। अगले दिन शाम को करण के पेरेंट्स और समीर के पेरेंट्स ऑर्फनेज आ जाते हैं। करण और ध्वनि पहले से ही ऑर्फनेज में थे। मॉम डैड, आप लोग यहाँ? वो समीर के पेरेंट्स की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। तब तक वहाँ ध्वनि आ जाती है। माँ पापा, आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? हाँ वो। तभी ऑर्फनेज के गेट पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक दुल्हन की तरह सजी लड़की निकलती है। ध्वनि उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। वो प्रिया थी।
ध्वनि उसके पास आने के लिए बढ़ती है कि तभी कार की दूसरी तरफ से भाटिया निकलता है। ध्वनि के कदम रुक जाते हैं। प्रिया और भाटिया ध्वनि के पास आते हैं। कैसी हो ध्वनि? ध्वनि उसे हैरानी से देखने लगती है। ऐसी क्या देख रही हो? भूल गई? मैं प्रिया, तुम्हारी दोस्त। तभी भाटिया प्रिया से बोलता है, बेबी चलो, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो कर लेते हैं, बातें तो बाद में होती ही रहेंगी। दोनों मिसेस पाटिल के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते भाटिया ध्वनि और करण की तरफ एक कुटिल मुस्कान देता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाटिया और प्रिया मिसेस पाटिल के ऑफिस पहुंचते हैं। मैडम, मेरा नाम अरविंद भाटिया है और ये मेरी वाइफ मिसेस प्रिया भाटिया। मेरी खुद की एक IT कंपनी है। जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हम आपके अनाथालय से एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जैसी सोच सबकी हो जाए तो दुनिया में कोई बच्चा अनाथ ना रहे। चलिए, मैं आपको बच्चों से मिलवा देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, हमने हमारे लिए बच्चा चुन लिया है। अच्छा, कौन? आयु। मिसेस पाटिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयु? आप उसे कैसे जानते हैं? वो एक बार पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, तब उसे देखा था। तब से वो मेरे मन में बस गया है। हम उसे ही गोद लेना चाहते हैं। आप चाहे तो और बच्चों से भी मिल सकते हैं। नहीं, हमें वही बच्चा चाहिए। मिसेस पाटिल के केबिन में एक एम्प्लॉय मौजूद थी जिसका नाम शीला था। वो भागकर ध्वनि के पास जाती है। ध्वनि, ध्वनि, क्या हुआ शीला? तुम ऐसे क्यों? वो जो अभी एक पति पत्नी आए थे वो आयु को गोद ले रहे हैं। ध्वनि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। साथ साथ वहां खड़े करण और उसके माँ बाप और समीर के पेरेंट्स को भी झटका लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं। ये भाटिया और प्रिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? वो भागते हुए मिसेस पाटिल के केबिन की तरफ जाती है। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी जाते हैं। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? हमने क्या किया है? हम तो बच्चा गोद लेने आए हैं। प्रिया ध्वनि के पास आकर धीरे से कहती है, उस दिन तुमने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया था ध्वनि। हुआ कुछ यूं था, जब करण और समीर की मां मंदिर में बात कर रही थी तब प्रिया ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने सब भाटिया को जाकर बता दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ध्वनि रोते हुए मिसेस पाटिल के पास जाती हैं। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आयु के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी में अब है ही क्या सिवाय आयु के। प्लीज मैम। मैं मजबूर हूं ध्वनि, मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं ये होने से रोक पाऊं। तभी पीछे से करण की आवाज आती है, आयु कहीं नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो सिर्फ ध्वनि के पास जाएगा। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। तुम्हारा राज है क्या यहाँ पर? मैं आयु को गोद लेकर रहूंगा। करण, तुम जानते हो ना हम आयु को ध्वनि को नहीं दे सकते। यहाँ के भी कुछ नियम है। जानता हूँ मैम, पर अगर नियम पूरा हो जाए तो? मतलब? अगर ध्वनि को आयु को गोद लेने के लिए एक पिता के नाम की जरूरत है तो उसे वो नाम मैं दूंगा। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करण क्या बोल रहा है। वहां कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। इसका मतलब तुम ध्वनि से शादी करोगे? करण ध्वनि की तरफ देखकर कहता है। ध्वनि बस उसे देखे जा रही थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। करण भी उसके पीछे जाता है। ये कौन सी नई कहानी विधाता लिख रहा था? क्या ध्वनि करण की बात मानेगी? आखिर किस राह ले जा रही है इन्हें इनकी जिंदगियां? ध्वनि एक बेंच पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहां करण आता है। ध्वनि, देखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। मैं समीर की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को देना तो दूर की बात है, देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आपको क्या लगता है मैं अंजलि को भूल गया हूँ? नहीं, उसकी जगह मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता। यही वजह है कि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। ना मैं आपकी जिंदगी में कभी समीर की जगह ले सकता हूँ और ना आप अंजलि हो। हमारा दुख ऐसा है जो शायद इस जन्म में तो दूर होना मुमकिन नहीं है। तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आयु के लिए, अपने और आपके माता पिता के लिए। हम दोनों का दर्द बहुत गहरा है, शायद इसीलिए कुछ और ना सही पर हम एक दूसरे के हमदर्द बन सकें। ध्वनि उसकी तरफ देखने लगती है। अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो वो भाटिया और प्रिया आयु को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आयु की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों उससे सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए गोद ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आयु की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी।
ये कहकर करण वहाँ से चला जाता है। ध्वनि उसे जाते हुए देखती है और फिर अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। करण मिसेस पाटिल की ऑफिस में पहुँचता है। वहाँ खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ करण, क्या कहा ध्वनि ने? वहाँ खड़े सब लोग करण की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। इससे क्या पूछ रहे हैं आप लोग? इसके चेहरे से आपको पता नहीं चल रहा कि ध्वनि ने मना कर दिया है? वो मिसेस पाटिल से कहता है, देखिए मैडम, हमें देर हो रही है, आप फॉर्मेलिटीज शुरू कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आयु को गोद ले सके। हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसकी मर्जी भी मायने रखती है। तो मैं कहा उसे अभी लेकर जा रहा हूँ। आप फॉर्मेलिटीज शुरू कीजिए, हम कुछ दिन बच्चे के साथ बिताएंगे, तभी साथ ले जाएंगे। मिसेस पाटिल और वहाँ खड़े सभी लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे। मिसेस पाटिल एक फॉर्म भाटिया की तरफ बढ़ाती हैं। भाटिया जैसे ही वो फॉर्म लेने अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी कोई और वो फॉर्म ले लेता है। वो ध्वनि थी। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ध्वनि मिसेस पाटिल से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, आयु कहीं नहीं जाएगा। और ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? उसकी माँ। क्या मतलब? ध्वनि समीर के माता पिता के पास जाती है। माँ पापा, मैं आयु की खातिर करण से शादी करने को तैयार हूँ, आपको कोई? अरे नहीं बेटा, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम तो खुद तुमसे कितने दिनों से ये बात करना चाह रहे थे, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। पर होता वही है जो होना होता है। भाटिया और प्रिया को छोड़कर वहाँ सभी लोग खड़े बहुत खुश हो जाते हैं। करण भाटिया के पास आता है और कहता है, अब पता चल गया ना कि तुम आयु को गोद क्यों नहीं ले सकते? चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपनी उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इसका बदला मैं तुम दोनों से लेकर रहूंगा। चलो प्रिया। भाटिया प्रिया को लेकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। थोड़ी देर में करण, ध्वनि और उनके माता पिता ऑर्फनेज के गार्डन में आ जाते हैं। करण की माँ ध्वनि के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम मान गई। तुम दोनों नहीं जानते कि तुम्हारे इस फैसले ने हमें कितनी खुशी दी है। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। मैंने और ध्वनि ने फैसला सिर्फ आयु और उसकी जिंदगी के लिए लिया है, और किसी वजह से नहीं। ध्वनि समीर को नहीं बुला सकती और अंजलि मेरी जिंदगी है, उनकी जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। करण सही कह रही हैं, ये शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। इसलिए हम दोनों की आप सबसे विनती है कि आप लोग इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि हम वो पूरी नहीं कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, पर तभी करण की माँ खुद को संभालते हुए बोलती है, हम कुछ नहीं करेंगे। जो आज तक हुआ वो भी भगवान की मर्जी थी, और जो आगे होगा वो भी उन्हीं की मर्जी से होगा। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि तुम लोग शादी के लिए मानोगे, पर माने ना, होगा वही जो होना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ, बस एक चीज कर सकते हैं, प्रार्थना भगवान से कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, एक साथ तुम दोनों की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। इतना करने की इजाजत तो है ना हमें। करण और ध्वनि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ नहीं कहते। अगले दिन से उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों ने ही बहुत सादे ढंग से मंदिर में शादी करने की बात कही थी, जिसे सबने माना भी था। आज ध्वनि और करण की शादी थी। ध्वनि शादी के जोड़े में समीर की तस्वीर के आगे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। समीर, मुझे माफ कर दो, कहीं ना कहीं शायद मैं तुमसे बेवफाई कर रही हूँ, पर अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो आयु की जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता। वो ये कहकर उसकी तस्वीर के आगे अपना सर झुकाकर रोने लगती है। तभी समीर की तस्वीर पर चढ़ा हार ध्वनि के गले में आकर गिर जाता है। ध्वनि उसकी तस्वीर की तरफ देखने लगती है। तभी समीर के माता पिता और जूही वहाँ आते हैं। देखा तुमने ध्वनि, समीर भी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश है। वो भी यही चाहता है कि तुम बीती बातों को यही छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो। माँ, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि ये शादी कोई शादी नहीं है, बस एक समझौता है। आज फिर से कह रही हूँ, इससे कोई उम्मीद मत रखिएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं अभी? जल्दी चलो, मंदिर में करण और उसका परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो चारों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। करण और उसका परिवार पहले से ही मंदिर में मौजूद था। थोड़ी देर में करण और ध्वनि की शादी हो जाती है। ध्वनि को समीर के साथ बिताए पल और करण को अंजलि की याद सता रही थी, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस उनकी आंखें ही थी जो उनका दर्द बयां कर रही थी। करण अपने माता पिता से कहता है, मॉम, डैड, हम दोनों ऑर्फेनेज जा रहे हैं आयु को लाने। ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ। ध्वनि समीर के माता पिता और जूही के गले लगती है और रोने लगती है। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसे विदा करूंगी, पर अब तो बस एक ही दुआ है, जहाँ रहो, जिसके साथ रहो,
हमेशा खुश रहो। थोड़ी देर में करण और ध्वनि ऑर्फनेज के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों मिसेस पाटिल के ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। करण मिसेस पाटिल से पूछता है, मैम आयु कहाँ है? शायद गार्डन में है। आपने उसे इस सब के बारे में बताया है? नहीं, ध्वनि का उससे एक अलग सा रिश्ता है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम दोनों उसे खुद बताओ। ठीक है। करण और ध्वनि आयु के पास जाते हैं जो गार्डन में बैठा हुआ था। आयु ध्वनि को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है। टीचर, आज आप इतनी देर से क्यों आई? और आज आप बहुत अलग सी लग रही हैं। आयु करण की तरफ देखता है। और ये भैया भी आपके साथ आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपनी टीचर को अपनी मम्मा बनाना चाहोगे? क्या ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, पर ओनली अगर आप चाहो तो। हाँ, मुझे आपको अपनी मम्मी बन। ध्वनि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ध्वनि आयु को करण के सामने ले आती है। ये भी हमारे फ्रेंड हैं। अब से हम इन्हीं के घर में रहेंगे। अच्छा, तो आपकी इनसे मैरिज हो गई है? ध्वनि और करण उसके मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। हेलो। हेलो। आयु ध्वनि से कहता है, शायद भगवान जी ने आपकी विश पूरी कर दी। जैसे आपको आपके मम्मी पापा लौटा दिए, वैसे ही आपके फ्रेंड को भी लौटा दिया। करण और ध्वनि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें यह सब सुनकर अजीब सा लग रहा था। और मुझे मेरी मम्मी भी। थोड़ी देर में ध्वनि और करण आयु को लेकर करण के घर के लिए निकल जाते हैं। करण की माँ उन तीनों का गृह प्रवेश करवाती है और तीनों घर के मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। करण की माँ करण से कहती है, करण जाओ, ध्वनि और आयु को अपने कमरे में ले जाओ। अब से वो कमरा ध्वनि का भी है। तुम लोग थक भी गए होंगे तो आराम कर लो जाकर। करण हाँ में सिर हिलाता है और ध्वनि और आयु को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ध्वनि बहुत परेशान दिख रही थी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप और आयु यहाँ सो जाइए, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। ध्वनि हाँ में सिर हिला देती है। करण रूम से चला जाता है। ध्वनि आयु को लेकर बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखों के सामने लगातार समीर का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ करण का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपने वॉलेट से अंजलि की तस्वीर निकालता है और उसे सीने से लगाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन ध्वनि साड़ी पहने हुए शीशे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी। वो उसे देखे जा रही थी। तभी करण कमरे में आ जाता है और उसे देख लेता है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्वनि पलटकर उसकी तरफ देखती है। हमारी शादी बाकी शादियों जैसी नहीं है, इसलिए आपको इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे यहाँ रह सकती हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं माँ से बात कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ध्वनि सिंदूर की डिब्बी सिंदूर बिना लगाए वैसे ही रख देती है। थोड़ी देर में वो हॉल में आती है। करण भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। अरे ध्वनि, तुम आ गई। और करण, तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस। कोई जरूरत नहीं है आज ऑफिस जाने की। आज हमें हमारी कुल देवी के मंदिर चलना है। परंपरा है इस घर की। माँ, आप जानती है ना हमारी शादी। सब जानती हूँ, पर कैसे भी हुई हो शादी, पर हो तो तुम दोनों पति पत्नी ही ना, तो रस्में तो करनी होगी पूरी। पर वर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, मैंने आयु को तैयार कर दिया है। करण और उसके माता पिता ध्वनि और आयु के साथ कुल देवी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग मंदिर पहुंचते हैं। पंडित जी, ये है मेरी बहू ध्वनि। इन दोनों की कल ही शादी हुई है। ध्वनि पंडित जी के पैर छूती है। पंडित जी करण की माँ से कहते हैं, हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सब लोग हवन कुंड की तरफ जाने लगते हैं कि तभी पंडित जी बोलते हैं, 1 मिनट। सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। नई बहू की मांग में सिंदूर नहीं है। सबकी नजर ध्वनि पर पड़ती है। हो सकता है जल्दी में सिंदूर लगाना भूल गई हो। पंडित जी ध्वनि से कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें तो खासकर इसका ध्यान रखना चाहिए। ऊपर से तुम शादी के बाद की पहली पूजा में बिना सिंदूर लगाए बैठ रही थी। माफ कर दीजिए पंडित जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। पंडित जी करण की तरफ सिंदूर की डिब्बी बढ़ाते हैं। लो करण, और अपनी पत्नी की मांग भर दो इससे। करण और ध्वनि ये सुनकर चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे सोच क्या रहे हो, लगाओ। करण उस डिब्बी से चुटकी भर सिंदूर निकालता है और ध्वनि की मांग भर देता है। ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। किस्मत से कोई टक्कर नहीं ले सकता बच्चों, होता वही है जो होना होता है, हालात तो बस वजह बनते हैं। करण और ध्वनि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किस तरफ जाएगी इनकी ये शादी? क्या ये समझौता कभी भी एक रिश्ते में बदल पाएगा? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो कैसे जिएंगे ये अपनी जिंदगी? करण, ध्वनि और उनका परिवार मंदिर में पूजा करके घर वापस आ जाते हैं। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस वक्त? अब तो दोपहर हो चुकी है। मेरी और पीयूष की आज एक मीटिंग थी। मंदिर जाने की वजह से पीयूष ने क्लाइंट के साथ मीटिंग अकेले ही संभाली, पर अभी डिस्कशन के लिए तो जाना ही होगा। ठीक है, खाना खाकर चले जाना। करण की माँ ध्वनि की तरफ देखती है। ध्वनि,
बेटा आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना दो। खाना मैंने सुबह ही बना दिया था, करण को ऑफिस भी जाना है ना। ध्वनि हाँ में सिर हिलाकर किचन में जाने लगती है कि तभी करण बोलता है, नो इट्स ओके, मुझे देर हो रही है। इट्स नॉट ओके। जो रस्में हैं उन्हें अच्छे मन से करना चाहिए, इसलिए नहीं कि शगुन अपशगुन होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन चीजों से घर में पॉजिटिव वाइब्स और खुशियां आती हैं। चलो। करण अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह जाता है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ध्वनि किचन में जाकर खाना गर्म करती है और मीठे में सूजी का हलवा बनाकर ले आती है। करण के पिता हलवा खाकर बोलते हैं, बहुत अच्छा बना है बेटा, क्यों करण? ध्वनि करण के पिता की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। हाँ टीचर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसा मम्मी बनाती थी। ये भी तो मम्मा ही है अब, है ना? हाँ। आयु ध्वनि के गले लग जाता है और कहता है, मम्मा। ध्वनि भी उसे प्यार कर लेती है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ। ध्वनि जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने समीर के पापा और जूही खड़े थे। ध्वनि उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, जूही, आइए ना। वो दोनों घर के अंदर आते हैं और बाकी सबसे मिलते हैं। करण समीर के पिता के पैर छूता है। अरे आप लोग अचानक से? जी हम ध्वनि को ले जाने आए हैं पग फेरे की रस्म के लिए। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आप ध्वनि को ले जाइए, शाम को करण ध्वनि को वापस ले आएगा, ठीक है करण? करण हाँ में सिर हिला देता है। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर करण वहां से चला जाता है। ध्वनि और आयु भी जूही और समीर के पिता के साथ अपने घर आ जाती हैं। समीर की माँ उसे देखते ही गले लगा लेती है। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ माँ, आप सबकी बहुत याद आती है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। समीर की माँ आयु को भी गले लगा लेती है। और मेरा ये बच्चा कैसा है? आज पहली बार नानी के घर आया है। बताओ क्या खाओगे? अभी तो मम्मा ने खाना खिला दिया था, शाम को मैगी खाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। चलो आयु, मैं आपके लिए टॉयज लेकर आई हूँ, देखो चलकर। जूही आयु को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। समीर की माँ ध्वनि से कहती है, अब बताओ सब कैसे है वहां? सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और करण? ध्वनि उनकी तरफ देखने लगती है। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थकान हो गई है। ध्वनि जाने लगती है पर समीर की माँ उसे रोक लेती है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? मैं और करण आप सबसे पहले ही ये बता चुके हैं कि हमसे और हमारे रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखिएगा, तो क्यों आप लोग अपने मन में उम्मीदें रख रहे हैं? ये कहते कहते वो रोने लगती है और हॉल में टंगी समीर की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मेरी जिंदगी में समीर की जगह कोई नहीं ले सकता। वहां तो मैं समीर की यादों के साथ वक्त नहीं गुजार पाती। कम से कम यहाँ तो आप लोग मुझे उससे दूर होने को मत कहिए। उसकी बातें सुनकर समीर के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्वनि रोते हुए कमरे में चली जाती है। वो बेड पर बैठकर रोने लगती है और कहती है, समीर, काश तुम हमें छोड़कर गए ही ना होते, तो आज कोई मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश न करता। दूसरी तरफ करण ऑफिस में पीयूष के साथ मीटिंग में जो हुआ वो डिस्कस कर रहा था। वैसे तू क्यों आया ऑफिस? कल ही तो तेरी शादी हुई है, तुझे भाभी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था, यहाँ मैं सब संभाल लेता। करण थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है। पीयूष का चेहरा उतर जाता है। सॉरी, हमने जो चेंजेस डिस्कस किए हैं वो करके मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग दोबारा से स्केड्यूल करता हूँ। करण हाँ में सिर हिला देता है और पीयूष वहां से चला जाता है। पीयूष के जाने के बाद करण ड्रॉर से अंजलि की फोटो निकालता है और उस पर हाथ फेरता है। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरी दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तो ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना।
शाम को करण ध्वनि और आयु के घर वापस ले आता है। यूं ही उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। 2 महीने बीत गए थे, पर अभी भी ऐसा लगता था कि एक घर में 3 अजनबी रह रहे थे, जो एक ही छत के नीचे तो थे पर एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक दिन करण को घर आने में देर हो जाती है। उसके सिर में बहुत दर्द था, तो वो सोफे पर आकर बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी के हाथ उसके माथे पर हैं। वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने आयु था। अरे आयु बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? वो मैं आपका वेट कर रहा था। मेरा? क्यों? वो मेरी मम्मा भी पापा का वेट करती थी। जिनसे हम लव करते हैं वो पास में होने चाहिए ना। कहीं आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो? मतलब आप मुझे प्यार करते हो? हाँ। पर हमने तो कभी ज्यादा बात भी नहीं करी, फिर भी। तो क्या हुआ? बात तो आप और ध्वनि माँ भी एक दूसरे से ज्यादा नहीं करती, पर वो भी तब तक नहीं सोती जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते। करण उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और कुछ नहीं कहता। आपके सर में दर्द हो रहा है ना, मैं दबा दूं? करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आयु को गले लगा लेता है। एक बात कहूं, आज से आप मुझे पापा बुलाओगे? ओके पापा। करण मुस्कुरा देता है। चलो। वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। ध्वनि बेडशीट सही कर रही थी। ध्वनि बिना उनके दोनों की तरफ देखे, अरे आयु, कहाँ रह गई थी? मैंने तुमसे पानी की बोतल लाने को कहा था ना? हाँ मम्मा, मैं किचन में ही जा रहा था, पर हॉल में पापा का सर दर्द हो रहा था तो उनके पास चला गया। पापा? वो सर उठाकर देखती है तो आयु करण के साथ खड़ा हुआ था। हाँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ध्वनि करण की तरफ देखती है। अरे आयु, मैं ठीक हूँ। अभी सो जाऊंगा तो सुबह एकदम ठीक हो जाऊंगा। चलो अब तुम भी जाओ और सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। गुड नाइट। ये कहकर करण वहाँ से जाने लगता है, पर आयु उसका हाथ पकड़ लेता है। आज आप भी यहीं सो जाओ ना पापा, प्लीज। नहीं बेटा, हम सुबह। प्लीज प्लीज। आयु जिद करने लगता है। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी ध्वनि बोलती है, इट्स ओके, आप यहाँ सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं सोफे पर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप और आयु बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ये कहकर ध्वनि तकिया लेकर सोफे पर सोने चली जाती है और करण और आयु बेड पर लेट जाते हैं। आधी रात को ध्वनि को किसी के कांपने की हल्की सी आवाज आती है। वो देखती है तो करण को ठंड लग रही थी। वो जल्दी से एसी बंद करती है और करण को बेडशीट उड़ाकर जाने लगती है, पर फिर रुक जाती है और हिचकिचाते हुए करण का माथा छूती है। इन्हें तो तेज बुखार है, इतनी रात हो गई है, कोई डॉक्टर भी मिल पाना मुश्किल है। क्या करूं? मम्मी जी को बताऊं? नहीं, खामखा परेशान हो जाएंगी। कुछ सोचकर वो किचन में बर्फ और पट्टी ले आती है और करण के सिर पर रखने लगती है। वो पूरी रात उसके सर पर गीली पट्टियां रखती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह करण की आंख खुलती है तो वो ध्वनि को अपने बगल में बैठा देखकर हैरान हो जाता है। ध्वनि की भी आंख खुलती है और वो भी एकदम से खड़ी हो जाती है। वो, कल रात को आपको बुखार था, उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं मिल पाता, इसलिए मैं गीली पट्टियां रख रही थी। ध्वनि हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। करण उसे देखता है और उसे खुद पता नहीं चलता कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर करण का चेकअप करने आते हैं। देखिए, ये स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। इन्हें प्रॉपर रेस्ट और आराम और नींद की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। ध्वनि उनसे वो पेपर ले लेती है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ये बात मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। देखा, बात ना मानने का नतीजा, बीमार पड़ गया ना। बात तो मैं अभी भी नहीं मान पाऊंगा आपकी। मतलब? कल मेरी क्लाइंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। पीयूष तब तक फाइनेंस कैलकुलेट कर रहा है। कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए तुझे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? घर से भी तो काम कर ले। पीयूष को बता दे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर ही आ जाए। पर वर कुछ नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो कर। ये कहकर करण की माँ वहां से चली जाती है। करण पीयूष को फोन करके घर बुला लेता है और दोनों काम करने लगते हैं। ध्वनि बीच बीच में करण को कुछ न कुछ खाने के लिए लाकर दे रही थी और दवाइयां भी। कितनी अच्छी है ना ये। करण एक झलक ध्वनि की तरफ देखता है जो अलमारी से कुछ निकाल रही थी। फिर पीयूष की तरफ देखकर बोलता है, काम करें। थोड़ी देर बाद पीयूष वहां से चला जाता है। रात के 8 बज रहे थे। सुबह 9 बजे करण की मीटिंग थी। वो अभी भी काम कर रहा था, पर बहुत ही थकावट महसूस कर रहा था। ऐसा करता हूँ, आधा घंटा आराम कर लेता हूँ, फिर काम करता हूँ।
करण ये सोचकर लेट जाता है पर उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह वो सोकर उठता है। ओह शिट, मैं सो कैसे गया? कितना काम पड़ा था करने को। 7 बज रहे हैं, 9 बजे की मीटिंग है, मैं कैसे कर पाऊंगा सारा काम? वो बहुत परेशान हो जाता है और लैपटॉप खोलता है। उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। ऐसा क्या करण ने देख लिया था कि वो इतना हैरान रह जाता है? क्या ये हल्की हल्की सी दस्तक जिससे दोनों खुद बेखबर हैं, कभी एक दूसरे के दिल तक पहुंच पाएगी? करण देखता है उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी। ये प्रेजेंटेशन किसने बनाई? मैं तो सो गया था कल। तभी कमरे में ध्वनि आती है। वो आपकी तबीयत सही नहीं थी तो आप सो गए थे। आप और पीयूष जब कल डिस्कस कर रहे थे चीजें तो थोड़ा बहुत मैंने भी सुना था, और ये भी कि कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आईटी सेक्टर में काम कर चुकी हूँ तो आइडिया था मुझे, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट पढ़कर अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बना दी। आप चेक कर लीजिए। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, बुरा क्या, बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। अगर आप हेल्प नहीं करती तो आज हमारी कंपनी का बहुत लॉस हो जाता। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। करण उसे जाते हुए देखता है। ऑफिस पहुंचकर करण बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है जिससे क्लाइंट इम्प्रेस होकर डील साइन कर देते हैं। कांग्रेट्स भाई, आज तूने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, इसी वजह से हमें ये डील मिल पाई है। पीयूष करण के गले लग जाता है। ये डील मेरी वजह से नहीं बल्कि ध्वनि की वजह से हमें मिली है। मतलब? करण पीयूष को सारी बात बताता है। सही कह रहा है यार, अगर आज भाभी ना होती तो ये डील ना हो पाती। तुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, इनफैक्ट गिफ्ट भी देना चाहिए। शी टोटली डिजर्व्स दिस एप्रिसिएशन। करण पीयूष की तरफ देखता है। देख क्या रहा है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? करण बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाता है। वो ड्राइव करते टाइम सोचता है, क्या सच में मुझे ध्वनि को कुछ देना चाहिए? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, पर उन्होंने इतनी हेल्प करी है मेरी। अगर कुछ नहीं दूंगा तो अजीब लगेगा, पर दूं क्या? कुछ सोचकर करण अपनी कार मार्केट की तरफ घुमा लेता है। थोड़ी देर बाद करण घर पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वो सीधे अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे करण, आ गई तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, वो ध्वनि के लिए। करण की माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्होंने कल मेरी बहुत हेल्प करी, इसीलिए मैंने सोचा कि। इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? मैंने कुछ पूछा क्या? एक बात कहूं? करण उनकी तरफ देखने लगता है। अगर कोई काम दिल से करने का मन कर रहा हो तो खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर दिल एक बार फिर से धड़कना चाह रहा है तो उसे रोक मत। अंजलि भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। तुम अंजलि की जगह किसी को दे नहीं सकते, पर अगर कोई और तुम्हारे दिल में नई जगह बना रहा है तो उसे रोक मत, भाग मत उससे। ऐसा करके तुम अंजलि के साथ कोई बेवफाई नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा खुश वही होगी। करण अपनी माँ की तरफ देखने लगता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आज पहली बार करण ने उनकी बातों को नहीं काटा। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। ध्वनि आयु को पढ़ा रही थी क्योंकि अगले महीने उसका स्कूल में एडमिशन होना था। पापा आ गए। आयु भागकर करण के गले लग जाता है। करण उसे चॉकलेट्स देता है। ये लो आपके लिए। आयु बहुत खुश होता है। मैं ये दादी को भी खिला कर आता हूँ। ये कहकर आयु रूम से चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ करण और ध्वनि थे। करण संकोच से ध्वनि के पास जाता है। ध्वनि उसकी तरफ देखती है। करण वो बैग ध्वनि को दे देता है। ये क्या? लैपटॉप है। आप पहले जॉब करती थी तो आपकी आदत होगी काम करने की। यहाँ घर में आप बोर हो जाती होंगी पूरा दिन, इसीलिए मैं ले आया ताकि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लें। इसकी जरूरत? प्लीज मना मत करिएगा। ध्वनि करण की तरफ देखने लगती है। करण हल्का सा मुस्कुरा देता है। ध्वनि वहां से चली जाती है। करण उसे जाते हुए देखता है। वक्त गुजरने लगता है। करण को ध्वनि से प्यार होने लगा था, पर ध्वनि को इस बात से बेखबर समीर की यादों में ही गुम रहती थी। देखते देखते रक्षाबंधन आ जाता है। ध्वनि समीर के घर जाती है। जूही रो रही थी। भाभी, आज का दिन तो जैसे काटने को दौड़ रहा है। बहुत याद आ रही है भैया की। काश वो हमारे साथ होते। ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
समीर के पिता दरवाजा खोलते हैं। सामने करण खड़ा हुआ था। अरे करण बेटा, तुम आओ। करण अंदर आता है और जूही को रोता देखता है। वो उसके पास आता है। मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए मेरी कलाई आज के दिन हमेशा सुनी रही है, पर ना जाने क्यों आज यहाँ आने का मन कर गया। ऐसा लगा कि जैसे शायद आज मेरी कलाई पर भी राखी बन सकती है। अपने इस भाई को राखी बांधोगी जूही? जूही फूट फूट कर रोने लगती है और करण के गले लग जाती है। हाँ भैया, जरूर बांधूंगी। भगवान ने एक भाई छीन लिया पर दूसरा दे दिया। करण जूही के सर पर प्यार से हाथ रखता है। जूही करण को राखी बांधती है। ध्वनि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीर की मां ध्वनि के पास आती है। देख रही है ध्वनि, करण ने ना सिर्फ आयु को अपनाया बल्कि हम सबको भी अपना लिया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो खुद से ऊपर दूसरों को रखते हैं। ऐसे से कोई प्यार क्यों ना करे। ध्वनि चौंक कर उनकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखो मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? प्लीज माँ, ऐसे मत कहिए। मेरे लिए ऐसे सोचना भी पाप है। मानती हूँ करण बहुत अच्छा इंसान है, पर मैं क्या करूं अगर मेरा दिल समीर को भुला ही नहीं पा रहा है। प्लीज दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। करण उसे ऐसे जाते हुए देख लेता है। थोड़ी देर में करण ध्वनि को लेकर घर आ जाता है। करण के मन में ध्वनि ने अपनी जगह बना ली थी। वो बस उसे देखकर ही खुश हो जाया करता था और हर मुमकिन कोशिश करता था जिससे ध्वनि खुश रहे। पर ध्वनि आज भी समीर की यादों में ही जी रही थी। एक दिन समीर के माता पिता ध्वनि से मिलने आते हैं। करण के माँ पापा भी वहां मौजूद थे। अरे माँ पापा, आप लोग यहाँ? हाँ, बस आप सबसे मिलने का मन करा तो आ गए। बहुत अच्छा किया। करण नहीं दिखाई दे रहा, वो अभी ऑफिस से घर नहीं आया है। ध्वनि, तुमने फोन करके पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई उससे? ध्वनि ना में सिर हिला देती है। करण के माँ पापा के चेहरे पर भी एक उदासी छा जाती है। समीर की माँ ये देख लेती। ध्वनि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पूछना चाहिए था? माँ, वो मैं क्या पूछती? मैं क्या पूछती मतलब? अगर तुम नहीं पूछोगी तो और कौन पूछेगा? पत्नी हो तुम उसकी। ध्वनि उनकी तरफ देखती है और फिर वहां से जाने लगती है। समीर की माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं। आज तुम ऐसे नहीं जा सकती। आखिर तुमने अपने और करण के रिश्ते के बारे में सोचा क्या है? इसका जवाब तुम मुझे आज दे ही दो। माँ, आप ये एक रिश्ते को निभाने के लिए तुम दूसरे के साथ नाइंसाफी कर रही हो। ध्वनि, तुम्हें समझ नहीं आता कि अब तुम समीर की नहीं बल्कि करण की पत्नी हो? क्या उसके साथ बने रिश्ते के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मानती हूं तुम दोनों की शादी बाकी शादियों जैसी नहीं है। हम सब ने इस बात का मान भी रखा, ये सोचकर कि वक्त के साथ तुम दोनों का रिश्ता भी पनप जाएगा, पर तुम तो इसे मौका ही नहीं देना चाहती। माँ प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं और करण, हम दोनों समीर और अंजलि को नहीं भुला पाए हैं। करण अंजलि से प्यार करते हैं। तभी करण की माँ बोलती है, वो तुमसे प्यार करता है। ध्वनि उनकी बात सुनकर चौंक जाती है। उसके मन में तुम्हारे लिए जगह है ध्वनि, पर वो तुमसे कह नहीं पाया। शायद तुमने उसे कभी इतना मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कह पाए। यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। अगर रिश्ता बांधा है, चाहे किसी भी हालात में, उसके प्रति भी अपने फर्ज निभाने पड़ते हैं। बहन जी सही कह रही है ध्वनि, तुम्हें समझना होगा। इस तरह से और नहीं चल सकता, समझी तुम? ध्वनि बस वहां खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि करण घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली थी। सबकी नजर करण पर पड़ती है। करण अंदर आता है और ध्वनि की तरफ देखता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे 1 घंटे में मुंबई के लिए निकलना है ऑफिस के काम से। वो ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में बैग पैक करके वो आ जाता है। करण अचानक से ऐसे? कुछ जरूरी काम है इस वजह से। ध्वनि करण को देखे जा रही थी। करण बिना उसकी तरफ देखे अपना बैग लेकर चला जाता है। समीर की माँ ध्वनि से कहती है, देख रही हो तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से क्या हो रहा है। जो नहीं है वो कभी नहीं आएगा, पर जो है तुम उसे भी खो रही हो और साथ साथ बाकी लोगों को भी दुखी कर रही हो। ध्वनि रोने लगती है। मैं क्या करूं अगर मेरा दिल किसी और को अपनाना ही नहीं चाहता। कोशिश करी जाती है ध्वनि। जो नहीं है उसके लिए तुम्हारे मन में इतनी इज्जत और प्यार है, और जो है उसके बारे में तुम सोचना भी नहीं चाहती। उसकी अच्छाइयां तुम्हें नहीं दिखती क्या? कैसे उसने हम सबको, आयु को और कहीं ना कहीं तुम्हें संभाला है। अगर आज आयु तुम्हारे पास है तो किसकी वजह से?
सिर्फ करण की। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज वो बिना कुछ कहे यहां से चुपचाप चला गया। ध्वनि सबकी तरफ देखती है, सबकी आंखों में आंसू थे। ध्वनि जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? करण से मिलने। ये कहकर ध्वनि भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। ध्वनि एयरपोर्ट पर करण को ढूंढने लगती है कि तभी करण की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और करण उसे जाता दिख जाता है। ध्वनि उसे आवाज लगाती है, करण। करण ध्वनि को वहां देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके पास आता है। ध्वनि, तुम यहाँ? हाँ, घर चलिए। मेरी वजह से आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि अब मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है और मुझे अब इस रिश्ते में ही रहना है। मैंने इस रिश्ते को अपना लिया है। वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ध्वनि के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। करण बस उसे देखे जा रहा था। अगर तुम बोल चुकी हो तो मैं कुछ बोलूं? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से जा रहा हूं? ध्वनि उसकी तरफ देखती है। करण उसे देखकर मुस्कुराता है। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंजलि को भूल गया हूँ। वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगी। जानना चाहती हो कि मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ? ध्वनि उसकी तरफ देखती है। समीर के लिए तुम्हारे प्यार को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। जो इंसान एक ऐसे इंसान से जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, उससे इतना प्यार कर सकता है, उसका प्यार कितना सच्चा और पवित्र होगा। अंजलि ने मुझे प्यार करना सिखाया और प्यार निभाना मैंने तुमसे सीखा। तुम्हें किसी के भी कहने पर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो अच्छी हो। मैं चाहता हूं कि काश कभी मैं भी तुम्हारे दिल में अपनी थोड़ी सी जगह बना पाऊं, पर वो सिर्फ तब जब तुम खुद मुझे वो जगह दो। तुम्हें किसी के भी दबाव में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए जा रहा था ताकि तुम्हें सोचने का मौका मिले और तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो, और कोई वजह नहीं थी। ध्वनि उसकी बातें सुनकर बहुत हल्का महसूस करती है। अच्छा, एक चीज तो मैं तुमसे मांग सकता हूं ना? क्या? दोस्ती। हम दोस्त बन सकते हैं? ध्वनि हल्का सा मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिलाती है। थैंक गॉड, तुम मुस्कुराए तो। अभी घर चले? दोनों घर वापस आ जाते हैं। बेटा, तुम आ गए वापस? हाँ, लेकिन मैं आप सबसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। आज के बाद ध्वनि पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगा। ये हमारा रिश्ता है, हम संभाल लेंगे। लेकिन आज जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ दोबारा इस घर में हो। सब उसकी बात मान लेते हैं। समीर के माँ पापा भी चले जाते हैं। उस दिन करण और ध्वनि के रिश्ते में प्यार तो नहीं, पर दोस्ती की शुरुआत जरूर हो गई थी। करण ध्वनि का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन ध्वनि ऐसे ही फोन देख रही कि तभी करण वहां आ जाता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी। मैं भी पहले यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देखा करता था, जो तू मेरा हमदर्द है नाम था उस प्रोग्राम का। ध्वनि अपने ही प्रोग्राम का नाम सुनकर चौंक जाती है। उसमें एक लड़की गाना गाती थी, बहुत अच्छी आवाज थी उसकी। आपको नहीं पता कि वो कौन थी? कुछ नाम तो बोलती थी अपने प्रोग्राम में, पर याद नहीं आ रहा। ध्वनि नाम तो नहीं था? हाँ, शायद ध्वनि ही था, पर तुम्हें कैसे? ध्वनि उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो तुम थी? हाँ। वाह, कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। तुम्हें नहीं लगता कि दोबारा से तुम्हें अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए? I mean, जिस चीज से खुशी मिलती है उसे करने में क्या हर्ज है, बाकी जैसा तुम्हें सही लगे। करण ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन करण अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक आता है। करण उसे खोलता है तो उसमें ध्वनि का प्रोग्राम था जो उसने आज शूट किया था। करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शाम को करण जब घर आता है तो ध्वनि लैपटॉप पर कुछ कर। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू? किस लिए? मेरी बात रखने के लिए। ध्वनि उसे देखने लगती है। करण वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ध्वनि के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। आज इतने दिनों बाद में पहली बार बिना कोशिश किए उसके होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई थी। वक्त बीतने लगता है। उसके साथ साथ करण और ध्वनि की दोस्ती गहरी होने लगती है। ध्वनि करण के ऑफिस के काम में हेल्प करती थी और दोनों मिलकर आयु का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वो दिल से खुश होने लगी थी। एक दिन वो यूं ही बैठी करण की बातों के बारे में सोच रही थी कि उसका हाथ अपने गले के लॉकेट पर जाता है। उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। समीर, ये क्या सोच रही थी मैं? नहीं, ये ठीक नहीं है। वो रोने लगती है और ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। नींद में उसकी आंखों के सामने एक रोशनी होती है और समीर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। समीर? समीर उसकी तरफ देख मुस्कुराता है। ध्वनि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा।
अगर इतना ही प्यार करते थे तो छोड़कर क्यों चले गए? छोड़कर गया पर वापस भी तो आ गया, पर तुम मुझे अपनाना ही नहीं चाहती। मतलब? करण के रूप में मैं ही तुम्हारे पास वापस आया हूँ। तुम्हारा मन उसे अपनाना चाहता है, पर तुम क्यों खुद को रोक रही हो? तुम्हें दुखी देखकर आज भी मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिल पा रहा है। तड़प रहा हूं मैं। विदा कर दो अब तुम मुझे यहाँ से, और खुशी खुशी करण के साथ अपनी जिंदगी जियो, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। समीर। करण बहुत अच्छा है ध्वनि, तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम खुद को मत रोको, वही तुम्हारा सच्चा प्यार और सच्चा हमदर्द है। ये कहकर समीर की आत्मा चली जाती है। ध्वनि की आंख अचानक से खुल जाती है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो समीर का लॉकेट गले से निकालती है और उसे सीने से लगा लेती है। वो उसे बेड के पास रखी टेबल पर रख देती है और शीशे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने करण के साथ बिताए पल घूमने लगते हैं। वो सिंदूर की डब्बी उठाती है और लगा लेती है। उसके चेहरे पर एक बहुत सी प्यारी मुस्कान थी। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी करण, कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो करण का इंतजार करने लगती है कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो। ध्वनि, आयु को भाटिया ने स्कूल से किडनैप कर लिया है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। क्या? तुम लोग हो कहाँ? मैं उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। उसकी गाड़ी उसी के ऑफिस के पीछे वाले गोडाउन की तरफ जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं आयु को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी फोन कट जाता है। हेलो करण। ध्वनि भी घबराते हुए कार लेकर निकल जाती है। वो रास्ते में पुलिस स्टेशन को फोन कर देती है। दूसरी तरफ भाटिया आयु को गन पॉइंट पर लिए हुए खड़ा हुआ था। भाटिया, तेरी दुश्मनी मुझसे है, आयु को छोड़ दे। राजा की जान तोते में और तेरी इस बच्चे में, इसे कैसे जाने दूं? पापा। आयु बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। पुलिस को बुलाकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। भाटिया आयु को गोली मारने के लिए ट्रिगर दबा ही रहा होता है कि करण उसे धक्का मार देता है, पर गोली चल जाती है और करण की बाह को छूती हुई निकल जाती है। तब तक ध्वनि पुलिस के साथ वहां आ जाती है। पुलिस भाटिया को गिरफ्तार कर लेती है। करण अपनी बाह पकड़े खड़ा हुआ था। ध्वनि आयु को गले लगा लेती है। आप ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा, पर पापा को चोट लगी है। ध्वनि करण की तरफ देखती है जिसकी बाह से खून निकल रहा था। ध्वनि भागकर करण के पास आती है और उसके गले लग जाती है। करण, तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... करण हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगर हो जाता तो मैं... ध्वनि फिर से उसके गले लग जाती है। मैं जी नहीं पाती। आई लव यू। आई लव यू टू। ध्वनि आयु के साथ करण को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां उसकी बाह पर पट्टी बांधी जाती है। रात में करण बेड पर बैठा हुआ था और ध्वनि के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी ध्वनि लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर कमरे में आती है। करण उसे देखता रह जाता है। करण उसके पास आता है और उसका माथा चूमता है। वो उसके गले लग जाती है। शायद आज ही सही मायने में इनके रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही थी। 6 months later, दीवार पर अंजलि, समीर, सपना और अमन की हाथ चढ़ी तस्वीर टंगी हुई थी और उसके सामने करण, आयु और ध्वनि खड़े थे। मिसेस पाटिल को उसकी संस्था की दूसरी ब्रांच में हेड बनाकर भेज दिया गया था और उस ऑर्फनेज का हेड ध्वनि को बना दिया गया था। करण, हमने जो समीर, अंजलि, सपना और अमन की याद में आपदा पीड़ित लोगों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, उससे कितने लोगों को मदद मिलेगी ना? हाँ, और शायद हमारे अपनों की आत्मा को शांति भी। भले ही वो हमसे दूर हो गए हैं, पर हमेशा हमारी यादों और दिलों में जिंदा रहेंगे। वो जहां है खुश हैं। करण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू 3। करण और ध्वनि आयु की तरफ देखते हैं और तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये इस कहानी का अंत जरूर है, पर करण और ध्वनि की जिंदगी की नई शुरुआत है। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती करके हम किसी के रिश्ते बनाएं। कभी कभी एक दूसरे का दर्द ही हमें हमारे हमदर्द से मिला देता है, जैसे करण और ध्वनि को मिलाया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लाते रहें। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल लव सिटी से ऐसी कहानियों को और देखने के लिए। थैंक्स फॉर